हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुरभि तिवारी। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। सो आज का ये जो वीडियो है क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन का चैप्टर नंबर 10 का सुपर क्विक रिवीजन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक से जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट क्या होती है? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट, जिसकी मदद से हम ऑब्जेक्ट्स को, चीजों को बहुत आसानी से देख सकते हैं। पहली चीज ये याद रखिएगा। दूसरी चीज पर आ जाते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। तो लाइट जब भी किसी स्मूथ पॉलिश सरफेस पर पड़ती है तो लाइट रे जो है वो बाउंस बैक हो जाती है जस्ट लाइक दिस। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट अप्रोचेस अ स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस एंड द लाइट रे बाउंसेस बैक, इट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नाउ द नेक्स्ट इज व्हेन रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इट रिटर्न बैक इन द सेम मीडियम फ्रॉम द सरफेस। अब मीडियम क्या होता है? हमारे पास वाटर है, एयर है, एटमॉस्फेयर है। तो ये सभी चीजें क्या है? मीडियम है। मीडियम कहाँ नहीं होता? स्पेस में मीडियम नहीं है, क्योंकि वहां पर कोई भी एयर मौजूद नहीं है। तो जिस मीडियम में लाइट रे आती है, किसी भी चीज पे पड़ती है और जब रिफ्लेक्ट होती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी मीडियम से वापस चली जाएगी, उसी मीडियम में ही जाती है। तो मीडियम चेंज नहीं होता है। नाउ द नेक्स्ट इज कि इसमें तीन चीजें होती हैं जब रिफ्लेक्शन की जो कॉन्सेप्ट है। तो जो रे किसी सरफेस पर आ रही है, पड़ रही है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। दूसरी चीज क्या रखनी है याद? जो रे रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब बाउंस बैक हो जाती है, उसे आप कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और इन दोनों के बीच में अगर एक लाइन ड्रॉ करूं तो जिसे हम कहते हैं नॉर्मल। तो जिस भी पॉइंट पर रिफ्लेक्शन इंसिडेंट हो रहा है या रिफ्लेक्शन या इंसिडेंट रे दोनों आ रही हैं, उस पॉइंट पर जो नॉर्मल जब हम ड्रॉ करते हैं तो ये सारी चीजें एक ही प्लेन पर होती हैं, अलग अलग नहीं। एक ही पॉइंट पर, एक ही प्लेन पर ये सारी चीजें रहती हैं। और दूसरी चीज, जिस एंगल के साथ इंसिडेंट होती है रे, उसी एंगल के साथ रिफ्लेक्ट होती है। तो याद रखिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है बच्चों? तो अब ये रिफ्लेक्शन, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये होता कहां पर है? तो ये जो रिफ्लेक्शन है ना, ये मिरर्स में होता है। अब मिरर्स में होता है, सभी जगह पर बहुत अच्छी तरीके से होता है रिफ्लेक्शन। जरूरी नहीं कि सिर्फ मिरर्स में हो। ओके, मिरर में रिफ्लेक्शन को बहुत अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। बट रिफ्लेक्शन जो है ये खुद दो तरीके का होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन कौन सा होता है भाई? जहां पर अगर आपको रिफ्लेक्शन हो रहा है और चीजें साफ साफ दिख रही है, एकदम क्लियर, तो वो कहलाएगा रेगुलर रिफ्लेक्शन। जैसे कि आप जब अपने आप को मिरर में देखते हैं तो आप बिल्कुल साफ दिखते हैं। या फिर आप किसी ब्यूटीफुल सी जगह पर हैं जहां पर पानी भरा हुआ है, उसके पास एक पेड़ है, उस पेड़ का रिफ्लेक्शन आपको पानी में क्लियर दिखता है। लेकिन जैसे ही किसी ने पत्थर उस पर मार दिया तो उसमें वेव्स क्रिएट हो जाती हैं और वहां पर आपको इमेज तो दिखती है लेकिन अच्छी नहीं, कुछ उबड़ खाबड़ अजीब सी इमेज दिखेगी, क्लियर इमेज नहीं दिखेगी। तो उसे आप क्या कहते हो? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो जहां पर रिफ्लेक्शन जो है वो बिल्कुल प्रॉपर होता है, स्मूथ होता है, उसे रेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है। और जो सेकंड मैंने आपको बताया है, जहां पर आपको ट्री का रिफ्लेक्शन तो दिखा लेकिन प्रॉपर नहीं दिखा, तो वो क्या कहलाता है? आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन। सो रेगुलर रिफ्लेक्शन व्हेन अ बीम ऑफ पैरेलल लाइट रे, देखिए पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ स्मूथ एंड प्लेन सरफेस एंड रिफ्लेक्ट रे विल आल्सो बी पैरेलल। तो मतलब कहने का ये है कि अगर इंसिडेंट रे पैरेलली किसी सरफेस पर आ रही है और पैरेलली ही रिफ्लेक्ट हो जा रही है तो हम उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। वही अगर दूसरी बात की जाए इरेगुलर रिफ्लेक्शन की, तो जब पैरेलल लाइट रेज किसी भी ऐसी रफ सरफेस पर पड़ेंगी तो पैरेलली इंसिडेंट होती है, बट रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल नहीं होती है। तो ये लाइट रेज क्या कहलाती हैं? ये कैसा रिफ्लेक्शन देती है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो व्हेन अ पैरेलल लाइट रे फॉल ऑन अ रफ सरफेस ऑल द रे ऑफ लाइट आर रिफ्लेक्टेड ऑन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड द डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसे आप क्या कहोगे? इसे आप नॉट पैरेलल नहीं लिख देना, इसे आप कहेंगे कि ये रिफ्लेक्शन के बाद सारी पॉसिबल डायरेक्शन में चली जाती हैं। क्लियर है? तो ये दोनों चीजें समझने के बाद अब हम आ जाते हैं सीधे मिरर्स पर। तो मिरर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि रिफ्लेक्शन मिरर्स में होता है। मिरर दो तरीके के होते हैं, पहला होता है प्लेन मिरर एंड सेकंड वन इज स्फेरिकल मिरर, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो प्लेन मिरर के लिए आपसे बच्चों एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कैसी इमेज इसमें बनती है। तो ये कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है। अब पहले तो वर्चुअल को समझिए, दो वर्ड आप बार बार सुनेंगे, वर्चुअल और रियल। वर्चुअल का मतलब होता है जिसे आप स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर एक स्क्रीन लगा दूं तो क्या आपको
मिरर के पीछे उस पर आपकी इमेज दिखती है नहीं। तो ऐसी सारी चीजें, ऐसे सारे मिरर्स जो कि आपको स्क्रीन पर इमेज नहीं दे पा रहे हैं, वो इमेज वर्चुअल होती है। वहीं कुछ ऐसे भी मिरर्स होते हैं जिसकी स्क्रीन पर इमेज आप देख सकते हो। आफ्टर रिफ्लेक्शन आपको जो इमेज है वो किसी पर्दे पर दिखाई दे रही है, तो वो जो मिरर रिफ्लेक्शन करके इमेज दे रहा है वो इमेज कैसी होती है? रियल इमेज होती है। तो प्लेन मिरर के केस में आपको कैसी इमेज मिलती है? प्लेन मिरर के केस में आपको वर्चुअल इमेज मिलती है। इमेज का साइज बिल्कुल सेम रहता है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा इमेज आपका क्रिएट होगा। इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल होता है और हमेशा जो इमेज है वो कैसी होती है? इरेक्ट होती है। तो द डिस्टेंस और ये सारी चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट थी, आप देख ही रहे हैं। जितनी भी पॉइंट मैंने बताए हैं उन्हीं से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हाँ, अब लैटरल इन्वर्जन जो है ये आपके प्लेन मिरर में जरूर होता है, ये बात याद रखिएगा। लैटरल इन्वर्जन का मतलब लेफ्ट अपीयर राइट एंड राइट अपीयर लेफ्ट, जिसके वजह से ही हमारे जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं वो हमें उल्टे सीधे दिखाई देते हैं। क्लियर है? सो ये आप एम्बुलेंस में उल्टे अक्षर क्यों दिखाई देते हैं? ताकि जब हमारे मिरर पर वो चीज दिखे तो वो सीधी दिखे। क्लियर है ना? तो इसी को लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। अब आ जाते हैं हमारे दूसरे टाइप के मिरर पर। तो स्फेरिकल मिरर दो तरीके के होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर को कैसे समझाओगे कि तो केव का मतलब क्या होता है बच्चों? गुफा। तो गुफा की तरह गहरा कौन है? ये देखिए, तो वो मिरर जिसका ये जो गहरा वाला पोर्शन है वो अनपॉलिश्ड और पीछे वाला उभरा हुआ जिसे बल्ज कहते हैं वो पेंटेड हो, उसे हम क्या कहेंगे? कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को जिसका बल्जिंग पोर्शन, उठा हुआ उभरा हुआ ये जो पोर्शन है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है और दूसरे साइड हम इसे पेंट अगर कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, तो इसे हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। अब बारी आती है कि ये बने कैसे। तो हमारे पास एक स्फेरिकल ग्लास था, इस स्फेरिकल ग्लास को मैंने बीच में से इस तरह से कट कर दिया तो मुझे दो पोर्शन मिलेंगे। इन दोनों पोर्शन में एक में आउटर और एक में इनर साइड में जब मैंने कलर कर दिया, पॉलिश कर दिया, तो मुझे एक से मिलता है कॉनकेव जिसको कॉन्वर्जिंग मिरर और एक से मिलता है कॉन्वेक्स जिसको हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, ये मिल जाता है। अब बारी आती है कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में क्या चीजें होती हैं। अब देखिए, कॉनकेव मिरर एक ऐसा मिरर है जिसमें आपको रियल, वर्चुअल, इन्वर्टेड, इरेक्ट हर तरीके की इमेज मिलती है। डिपेंड करता है कि हमने कितनी दूरी पर, मतलब कि ऑब्जेक्ट का इमेज के साथ, ऑब्जेक्ट मतलब कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अगर इस स्पून में आप देखोगे तो स्पून का जो गहरा वाला पोर्शन होता है और जो वो कौन सा होता है, वो आपका कॉनकेव मिरर होता है। तो देखिए, कॉनकेव मिरर में मैं कैसे दिखाई दे रही हूँ, जब मैंने सामने से स्पून को रखा है तो मैं उल्टी दिखाई दे रही हूँ। सारी पूरी की पूरी चीजें इसके अंदर समा गई हैं। दूसरी चीज, मतलब समाई नहीं है, थोड़ा सा स्पेस कम दिख रहा है, बल्कि वहीं पर जब मैंने उसके उठे हुए पोर्शन पर कॉन्वेक्स मिरर में जब मैंने देखा तो मेरा पूरा ऑफिस दिखाई दे रहा और मैं भी दिखाई दे रही हूँ। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखिए, पहली चीज तो कॉनकेव के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कॉनकेव मिरर एक ऐसा मिरर है जो कि आपको वर्चुअल इमेज भी देता है, इरेक्ट इमेज भी देता है, रियल इमेज भी देता है, इन्वर्टेड इमेज भी देता है, डिमिनिश्ड भी देता है और एनलार्ज भी देता है। डिपेंड क्या करता है कि हमने ऑब्जेक्ट को कितने दूरी पर मिरर से रखा हुआ है। क्लियर है ना? अब यहाँ पर देखिए कि क्योंकि इसकी इमेज को हम इसमें बनने वाली इमेजेस को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, इसलिए कॉनकेव मिरर को आप क्या कहते हो कि एक रियल इमेज देने वाला मिरर होता है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर की अगर बात करूं तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा मिरर होता है बच्चों? कॉन्वेक्स मिरर हमेशा आपको वर्चुअल इमेज देता है, कभी रियल इमेज नहीं मिलेगी। आप ऑब्जेक्ट को कितनी भी दूरी पर रख दीजिए, आपको हमेशा पॉइंट साइज, मतलब कि ऑब्जेक्ट से काफी छोटी इमेज जो है वो आपको मिरर पर मिलती है। क्लियर है? चलिए, अब इसके से रिलेटेड जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका इमेज फॉर्मेशन बताइए, रे डायग्राम बना करके बताइए, तो कुछ टर्म्स जो है मिरर से रिलेटेड वो आपको पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले कि मिरर जिस भी सर्कल से, स्फेयर से मिलकर के बना हुआ है उसका एक सेंटर हुआ होगा, तो इसे क्या कहते हैं? जिस सेंटर से कट करके बनाया हुआ है इस सेंटर को आप क्या कहते हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कॉन्वेक्स के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर किस साइड पर दिख रहा है बच्चों? ये मुझे राइट साइड पर दिख रहा है। वहीं कॉनकेव के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पर है? लेफ्ट साइड पर अपीयर हो रहा है। क्लियर है? सो सेंटर हो गया। इसके बाद होता है पोल, तो अपर्चर, ये क्या कहलाता है? इसका अपर्चर कहलाता है। तो सेंटर से पोल के बीच में अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो जिस पॉइंट पर मिलेगा, या फिर मिरर का जो मिड पॉइंट होता है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल एक्सिस। तो मिड पॉइंट को मिरर के और
सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। फोकस क्या होता है, तो फोकस का मतलब क्या होगा बच्चों कि जब भी क्या होती है कि लाइट रे अगर किसी मिरर पर जाएंगी तो रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि इसकी दूसरी साइड पॉलिश है तो आगे जाने का रास्ता नहीं है। तो ये लाइट रे जब पैरेलली से जाती है ना तो एक पॉइंट से होकर के ये सब गुजरती हैं। क्या करती है ये सब, एक पॉइंट से होकर के गुजरती है, सब की सब एक पॉइंट से होकर के गुजरती है। तो वो जो पॉइंट है जहां से आफ्टर रिफ्लेक्शन सारी की सारी लाइट रे आकर के मिलती है वो पॉइंट कहलाता है फोकस। दोनों ही केसेस में वो पॉइंट क्या कहलाएगा, आपका फोकस कहलाएगा। फोकल लेंथ क्या होती है, तो डिस्टेंस बिटवीन फोकस फ्रॉम द पोल इज हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब ये फोकस होता कहां पर है, तो देखिए ये है आपका रेडियस। ठीक है, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या हुआ, तो बच्चों देखो हमने इसको किससे बनाया है, एक स्फीयर से बनाया है जिसका एक सेंटर था जिसको मैंने बीच में से कट कर दिया। क्लियर है। अब अगर मैं इसकी रेडियस की बात करूं तो रेडियस कहाँ है, ये इसकी रेडियस कहलाती है ना, अपर्चर से लेकर के सेंटर पॉइंट के बीच की दूरी। इसी रेडियस के बीच में एक पॉइंट, अगर बिल्कुल मिड पॉइंट पर मैं हाफ द रेडियस मतलब r/2 पर एक पॉइंट मुझे मिलेगा जिसको हम कहते हैं फोकस। और फोकस से पोल के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो फोकल लेंथ क्या होती है, हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। नाउ एक और क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्या है, तो क्योंकि लेफ्ट साइड पर इसका फोकस है इसलिए सारी पैरेलल रेज इसके फोकस से होकर के आसानी से गुजर जाती है। लेकिन इसके दूसरे साइड पर क्या है, यहां पर तो पेंट है तो कोई भी लाइट रे आएगी तो रिफ्लेक्ट होकर के बैक हो जाएगी, इस तरह से जाएगी, है ना। अब ये इसके फोकस में मिलती नहीं है, हम इसको अपने इमेजिनरी लाइंस के साथ में मिला देते हैं। क्लियर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉनकेव सारी लाइट रे को एक पॉइंट पर लेके आ रहा है और कॉन्वेक्स क्या कर रहा है, लाइट रेस को रिफ्लेक्शन के बाद यहां वहां इधर उधर क्या कर दे रहा है, भेज दे रहा है। तो इसलिए ये क्या होगा, एक पॉइंट पे लेके आ रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर दे रहा है, इधर उधर जाओ, मेरे पास कोई फोकस नहीं है, वो दूसरे साइड पर था क्योंकि यहाँ पर तो पॉलिश किया हुआ है। क्लियर है ना। तो कॉनकेव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर। नाउ द यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, तो भाई कॉनकेव मिरर का काम क्योंकि कॉन्वर्ज करने का है तो टॉर्च में, डेंटिस्ट मिरर में, हम इन सब जगह पर सोलर फर्नेसेस में कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। अब भाई टॉर्च में तो समझ में आ गया, लाइट को एक सेंटर करना है, कन्वर्ट करना है ताकि हम फोकस कर सके चीजों पर, सर्च लाइट्स में। लेकिन डेंटिस्ट मिरर में क्यों, तो मैंने अभी बताया कि कॉनकेव मिरर क्या करता है कि कॉनकेव मिरर ना एक ऐसा मिरर है जितना पास ऑब्जेक्ट को ले जाओगे उतनी एनलार्ज्ड इमेज क्रिएट करके देता है। तो डेंटिस्ट को तो ये चेक करना होता है कि टीथ में कहाँ कीड़ा लगा हुआ है, तो ज्यादा पास लेकर के आएगा तो ज्यादा जूम्ड इमेज दिखाई देगी। नेक्स्ट इज द कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के बारे में क्या बात बताई थी मैंने आपको यही बताया था कि कॉन्वेक्स मिरर किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई भी डिस्टेंस हो बहुत बड़ी इमेज को भी एक छोटे पॉइंट साइज में बता देता है, तो इसीलिए हम इसको एज अ रियर व्यू मिरर यूज करते हैं। नाउ द इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर फटाफट से देखेंगे। तो इसके लिए आपको कुछ 6 पोजीशंस मैंने बताई हुई है। ट्रिक याद रखिएगा बच्चों की क्या करना है, कैसे याद रखोगे। कॉनकेव मिरर बनाओ, बीच में पोल से लाइन खींचो प्रिंसिपल एक्सिस जिसमें सेंटर ऑफ फोकस को मार्क करो और यहां से 1 2 3 लिखना चालू करो। 1 2 3 4 5 सारा लिख दिया। 1 पे लिखो इन्फिनिटी, 2 ऐसे रहेगा, 3 को लिखो सेंटर के ऊपर, सेंटर ऑफ एफ और सी के बीच में 4, एफ के ऊपर 5 और यहां पर एक पॉइंट और आएगा 6। ठीक है, अब जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर रखा होगा तो इमेज कहां बनेगी, तो देखिए जैसे ही दोनों लाइन गई तो जहां पर लाइट आकर के मिलती है उस पॉइंट पर हमें इमेज मिलती है। इस पॉइंट पे मतलब कि आपकी जो इमेज है वो कहां बनेगी, तो एफ पर बनेगी। तो ये 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश, इसका मतलब क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट 1 पे रखा है तो इमेज कहां बन रही है, 5 पर। 2 पे रखा है तो इमेज कहां बन रही है, 4 के नीचे। 3 पर रखा है तो 3 पर ही बनेगी लेकिन नीचे बनेगी। 2 पे ऑब्जेक्ट अगर आपका 4 पर ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहां बनेगी, 4 डैश पर बनेगी, 2 के नीचे बनेगी। अगर 5 पे रखा होगा तो इमेज कहां बनेगी, 1 के नीचे। यहां पर पोजीशन लिखी हुई है। तो देखिए 1 पर जब ऑब्जेक्ट को रखा तो ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बन रही है, फोकस पे बन रही है। इमेज कैसी बनती है, इमेज जो है भाई नीचे की तरफ बनेगी लेकिन कैसी बनेगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और कैसी होगी, पॉइंट साइज, मतलब बहुत छोटी इमेज जो है इसमें आपको दिखाई देगी। अब मैंने ऑब्जेक्ट को और पास ले आई
2 की पोजीशन पर लेकर के आ गई मैं ऑब्जेक्ट पर, तो अब देखिए जब 2 की पोजीशन पर रखा है तो देखिए जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो फोकस से जाती है, जो फोकस से होकर के गुजरती है वो पैरेलल हो जाती है। तो ये दोनों लाइन कहां पर मिल रही है, इस पॉइंट पर मिल रही है ना। देखिए जो लाइन पैरेलल जाती है, 2 लाइन चाहिए होती है इमेज को बनाने के लिए, तो एक पैरेलल जा रही है, एक फोकस से जा रही है। पैरेलल जाने वाली फोकस पे मिलेगी, फोकस से जाने वाली पैरेलल हो जाएगी, दोनों जाकर के यहां मिलेंगे और एक इमेज बनेगी जो कि पहले वाली इमेज से थोड़ी बड़ी होगी। तो इसमें रियल इमेज बनेगी, इन्वर्टेड होगी क्योंकि उल्टी इमेज बन रही है जिसको हम इन्वर्टेड कहते हैं, और साइज कैसा होगा, पॉइंट साइज नहीं होकर के छोटा, तो हम इसको डिमिनिश्ड बोलते हैं। अब ऑब्जेक्ट को और पास ले आओ, 3 पर ले आओ, तो जहां ऑब्जेक्ट है अगर वहीं पर इमेज बन रही है तो देखो वहीं इमेज बन रही, तो इसका मतलब कि सेम साइज ऑफ इमेज आपको मिलेगी बट रियल एंड इन्वर्टेड। हम और ऑब्जेक्ट को पास ले गए, अब सेम साइज को अचीव कर लिए, पॉइंट से सेम साइज हो गए। अब आगे जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है साइज कैसा होगा, एनलार्ज्ड होगा। तो देखो इस केस में क्या हो रहा है कि जब हमने लाइट रेस को मिलाया तो ये दोनों यहां आकर मिल रही है, मतलब कि स्पेस देखिए इतना बढ़ चुका है, तो रियल, इन्वर्टेड और एनलार्ज्ड इमेज है। अब और ऑब्जेक्ट को पास ले जाओ, 5 पर ले जाओ। इस केस में देखो कि जो इमेजेस हैं जब ये दोनों रेज मिलेंगी तो यहां तो नहीं मिल रही, लेकिन आगे जाकर के कहीं मिल सकती हैं, है ना, क्योंकि पास हो रही हैं, दूर नहीं जा रही हैं, पास होती जा रही है। इसका मतलब कि इसमें भी इमेज बनेगी, रियल मिलेगी, हाईली इन्वर्ट कैसी होगी, एनलार्ज्ड होगी और इन्वर्टेड होगी। अब लास्ट केस जब हमने 6 और 5 के बीच में, मतलब कि पोल और एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो इस केस में देखो कि जब आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे जाएंगी तो ये दूर हो रही, मतलब कि आगे जाके भी इनका मिलना तय नहीं है, इसलिए हम कहाँ मिलेगी, तो ये हमें मिरर के पीछे की तरफ मिलेगी। कैसे मिलेगी कि अगर हम इन लाइट रेज की रेस को पीछे की तरफ मिला दे तो यहां पर मुझे इमेज मिल रही, दैट मीन्स कि इमेज कैसी है, वर्चुअल है, इरेक्ट है और एनलार्ज्ड है। क्लियर है। तो चलिए, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे थ्रू आप स्क्रीनशॉट ले लें, या आपकी बुक में भी है कि किस पोजीशन पे कैसी इमेज मिलती है, और मैंने जो ट्रिक बताई है उसके साथ इसे जरूर ट्राई करें। नाउ द कॉनकेव मिरर, द कॉन्वेक्स मिरर। द कॉन्वेक्स मिरर में कैसा कंडीशन है, कोई भी डिस्टेंस हो, कोई भी पोजीशन हो, हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और पॉइंट साइज मिलेगी। इन्फिनिटी पर भी रखा होगा तो हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज, बिटवीन पी और एफ के बीच में अगर आप रखेंगे तो आपको वर्चुअल इरेक्ट ही इमेज मिलेगी और डिमिनिश्ड होगी। क्लियर है। चलिए, अब इसके बाद आ जाते हैं मिरर फॉर्मूला पर, मतलब हमें मिरर फॉर्मूला का भी इसमें यूज करना है। क्लियर है ना। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, तो मिरर फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u। ओके, तो 1/v क्या होता है, इमेज का डिस्टेंस, u क्या होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। अब इन सबको हमें फॉर्मूला तो याद हो गया, लेकिन इस फॉर्मूले का हमें यूज पता होना चाहिए, है ना। ये क्या होता है, मिरर फॉर्मूला होता है। लेकिन ये मिरर फॉर्मूला बहुत आसान नहीं है बच्चों। आप ग्राफ बनाते आ रहे थे, मेरी कोई बात को समझिएगा, जब आप ग्राफ डिजाइन करते हो तो इसको आप पॉजिटिव लेते हो, इसको आप पॉजिटिव लेते हो, इसे नेगेटिव लेते हो, इसे नेगेटिव लेते हो, इसी चीज को फॉलो करना है। जिस मिरर में जिस जगह भी फोकल लेंथ आती है उसे आप उस हिसाब से लोगे। मान लो यहाँ पर कॉनकेव मिरर होता, कॉनकेव मिरर होता तो इसका फोकल लेंथ कहाँ मिलता बच्चों, इस तरफ मिलता। किसका फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ, मतलब कि ये कहां मिल रहा है आपको, नेगेटिव एक्सिस पर मिल रहा है। इसका मतलब कॉनकेव के केस में फोकल लेंथ को आपको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। वहीं अगर कॉन्वेक्स मिरर होता तो कॉन्वेक्स मिरर का बच्चों कहां होता फोकल लेंथ, यहां होता। किस एक्सिस पर है, पॉजिटिव एक्सिस पर है, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर के फोकल लेंथ को आप क्या लेते हो, पॉजिटिव लेते हो। ओके। अब उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट और इमेज। अगर इमेज आपके लेफ्ट साइड पर बन रही है तो आप उसे क्या लोगे, लेफ्ट वाली इमेजेस को के डिस्टेंस को, इमेज के डिस्टेंस को आपको क्या लेना पड़ेगा, तो लेफ्ट पे जो इमेज बनती है उसके डिस्टेंस को हम क्या लेते हैं, उसके डिस्टेंस को हम नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि भाई लेफ्ट साइड पर बन रहा है ना। अगर यहाँ पर आपकी इमेज बनती है तो इमेज के डिस्टेंस को आप क्या लोगे बच्चों, इसे आप पॉजिटिव लोगे। अब वही अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो सीधा रखा हुआ है, इस डायरेक्शन में ऐसा रखा हुआ है, मतलब किस डायरेक्शन को शो कर रहा है, पॉजिटिव को, तो आप उसे पॉजिटिव लोगे। अगर आपका इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट है तो वो नेगेटिव डायरेक्शन पे एरो इंडिकेट करेगा। इसका मतलब जितने भी
इन्वर्टेड इमेजेस आपकी क्रिएट होती है उन सबको आपको नेगेटिव, और जो इरेक्ट इमेजेस हैं उनको आपको पॉजिटिव लेना है। इतना समझ में आ गया? बस यही साइन कन्वेंशन को हमें फॉलो करना है और हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। तो ये होता है आपका मिरर फॉर्मूला एंड दिस इज योर कार्टेशियन साइन कन्वेंशन जो मैंने जस्ट आपको अभी समझाया। नाउ द नेक्स्ट इज मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है कि कितना मैग्नीफाइड इमेज आपको किसी पर्टिकुलर चीज का दिख रहा है। तो वो कैसे दिखोगे कि भाई किसी का एक्चुअल साइज क्या था वो और उसका अब इमेज कैसा बन रहा है। तो एक्चुअल अपॉन आप जो मतलब जो इमेज बनी है डिवाइडेड बाय आपको क्या करना पड़ेगा, उसका एक्चुअल साइज। तो I by O इज द मैग्निफिकेशन, इमेज साइज डिवाइडेड बाय द ऑब्जेक्ट साइज। अगर ये 1 आता है इसका मतलब क्या है, अगर मैं 2/2 लिखूं इसका मतलब क्या है, 1 आ रहा है, मतलब कि मैग्निफिकेशन हुआ है क्या, नहीं। ऑब्जेक्ट का और इमेज का साइज बिल्कुल सेम है। अब अगर मैं ये लिखूं कि 2/1 आ रहा है, मैग्निफिकेशन 2 है, इसका मतलब क्या, ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल साइज था उससे मैग्नीफाइड, उससे जूम्ड इमेज मिल रही है। वहीं अगर वैल्यू m की छोटी आएगी, ठीक है, अगर m की वैल्यू छोटी आए तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि इस केस में 0.3 आएगा वो। तो इस केस में क्या होगा, इस केस की बात करें तो इस केस में हमें कैसी इमेज मिलेगी, पॉइंट साइज या छोटी इमेज मिलेगी। ओके, सो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अबाउट द हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम और किस तरह से लिख सकते हैं, तो V/U से भी लिख सकते हैं। अब क्योंकि जो आपका एक ऑब्जेक्ट है वो या तो लेफ्ट साइड पर होगा तो इसी वजह से हम इसको नेगेटिव लेते हैं। तो m इक्वल्स टू -V/U होता है। नाउ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, नेक्स्ट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, the bending of ray of light as it passes from the one medium to the another is called the refraction of light, and it is just due to the change in the velocity of the light while traveling from the one medium to the another medium. Basically क्या होता है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, एक मीडियम एयर दूसरा मीडियम ग्लास, तो वो बैंड हो जाती है। ये बैंडिंग क्यों होती है, क्योंकि लाइट की स्पीड कम हो जाती है। लाइट की स्पीड एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। वहीं वैक्यूम और एयर की अगर बात करी जाए और बाकी जगह पर अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी है, मतलब कि कितना डेंसर मीडियम है उसके अकॉर्डिंग लाइट रे जो है वो स्लो हो जाती है, तो बेंड हो जाती है। अब जितना ज्यादा मीडियम डेंस होगा उतना ज्यादा ये क्या होती है, किस तरफ बेंड होती है, इस बात को समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए कि आपका मीडियम है, ठीक है, और ये थोड़ा कम डेंस है, लेस डेंस है, ठीक है, और मतलब कि डेंसर नहीं है, मान लीजिए मीडियम 1, ठीक है, और ये है आपका मीडियम 2 जो कि थोड़ा ज्यादा डेंस है ना। तो जब एक लाइट रे डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो हम अगर उसके पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ करें अगर, तो वो सभी एक ही पॉइंट पर होंगे, एक ही पॉइंट पर बनेंगे। तो रिफ्रैक्शन किस तरफ होगा, टूवर्ड्स। तो ये जो लाइट है वो किस तरफ बेंड होगी, टूवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। अब भाई अगर मैंने क्या किया, इसके बाद से लाइट रे जब वापस से बाहर निकलेंगी, ठीक है, वापस से बाहर निकलेगी, आपने फिर से नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल होंगी। मतलब कि जब भी कोई लाइट रे रेयर से, ठीक है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, और डेंसर से रेयर की तरफ जाएंगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल वो शिफ्ट हो जाती है। उस तरह से अपने रास्ते से भटक जाती है, अपने रास्ते से बेंड हो जाती है। ग्लास स्लैब का एग्जांपल आपने देखा ही होगा कि ग्लास स्लैब में अगर एक लाइट रे आ रही है और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की बात की जाए तो दोनों ही एंगल इस तरह से आप देख सकते हो कि किस तरह से जो लाइट रे है वो आपके रिफ्रैक्ट हो रही है। तो आप नॉर्मल की तरफ ये बैंड हो गई है, उसे जाना कैसा चाहिए था, डॉटेड लाइन से देखिए सीधा जाना चाहिए था, बट नॉर्मल की तरफ बैंड होकर के इस तरह से जा रही है। अगेन इसके बाद इसे सीधा जाना चाहिए तो अब नॉर्मल अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल होकर के इस तरह से निकल रही है। इसलिए जो आपकी लाइट का जो आपको डांसिंग टाइप लाइट दिखती है, पहले ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे चली गई, ठीक है। नाउ द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द पर्टिकुलर पेयर ऑफ द मीडियम is constant, thus if the angle of incident is I and the angle of reflection is R। मतलब क्या है कि जिस एंगल से कोई भी लाइट रे इंसिडेंट करती है और जिस एंगल से लाइट रे रिफ्लेक्ट करती है उसके दोनों का एंगल हमेशा कांस्टेंट आता है, जिसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे स्नेल्स लॉ कहा जाता है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ये सभी एक ही प्लेन पर लाए करते हैं, जैसा कि हमने देखा। नेक्स्ट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ये क्वांटिटी होती है, एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है जो कि ये बताती है कि कितने एक्सटेंट पर कोई लाइट रे जो है वो बैंड
हुई है, कितनी ज्यादा बेंड हुई है, जिसमें लाइट रे सबसे ज्यादा बेंड होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा होता है। तो अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किन्हीं भी दो मीडियम के बीच में, तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ? मान लीजिए मुझे निकालना है मीडियम 2 का, तो हम कैसे निकालेंगे? स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम 2, दैट इज v1/v2। अब अगर मुझे 1 में निकालना है विद रिस्पेक्ट टू 2, तो हम क्या करेंगे? स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम 1। ठीक है, अगर वैक्यूम है एक मीडियम और दूसरा मीडियम कुछ भी है, तो जो अगर हमें स्पीड निकालनी है तो स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम हम कर देंगे, और इस तरह से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। मतलब स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या हुआ? तो अगर मैं वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूंगी तो वो कितना आएगा? 1.33 आएगा। इसी तरीके से आपको इन सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में याद होना चाहिए। जैसे एयर का 1.00003 होता है जो कि बहुत कम है, आइस का 1.31 होता है, वाटर का इतना होता है। सबसे ज़्यादा डायमंड पर और कार्बन डिसल्फाइड पर आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। टर्पटाइन ऑयल जो होता है उस पर भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिएगा, याद रखिएगा, सबकी वैल्यू आपको याद होना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा होता है उसमें बेंडिंग ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होगी, ये बात आपको याद रखनी है। रिफ्रैक्शन किस में होता है? तो लेंसेज में होता है। अगेन लेंस क्या होता है? ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसकी दोनों साइड जो होती हैं वो ट्रांसपेरेंट होती हैं। कॉनकेव मिरर जो होते हैं वो भी, लेंस जो होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। तो ये मिरर जो कि गहरे होते हैं वो कॉनकेव लेंस कहलाते हैं और ये होते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ओके, स्फेरिकल मिरर और कॉनकेव लेंस, स्फेरिकल लेंस के बीच में डिफरेंस क्या है? इसमें इमेज का फॉर्मेशन रिफ्लेक्शन से होता है, इसमें इमेज का फॉर्मेशन रिफ्रैक्शन से होता है। यहां पर स्फेरिकल मिरर में एक फोकस होता है, बल्कि स्फेरिकल लेंस में दो फोकीज होते हैं। द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज टर्म्ड एज द पोल एंड द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज टर्म्ड एज द ऑप्टिकल सेंटर। सो हियर द सम टर्म्ड व्हिच आर यूज्ड इन द लेंसेज, दैट इज द ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर कौन सा होता है बच्चों? ये जो बीच वाला पॉइंट है उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी होती है? ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? तो वो पॉइंट जहां पर सारी लाइट रेज रिफ्रैक्शन के बाद आकर के मिलती हैं, से होकर के जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकल लेंथ कहलाती है। अपर्चर क्या होता है? तो दिस इज द अपर्चर ऑफ लेंस एंड दिस इन द केस ऑफ द कॉनकेव लेंस दिस इज द अपर्चर ऑफ द कॉनकेव लेंस। क्लियर है? नाउ द इमेज फॉर्मेशन इन लेंस। अब रे डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं कि कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। मान लीजिए मेरे पास कॉनकेव मिरर है, यहां से लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थी, आफ्टर रिफ्रैक्शन किससे जाएगी? फोकस से जाएगी। तो एक फोकस यहाँ है, दूसरा फोकस यहाँ है, तो कॉनकेव के केस में फोकस 2 से होकर के गुजरेगी। वही अगर मैं बात करूं किसकी? कॉनकेव लेंस की, तो कॉनकेव लेंस के केस में जो लाइट पैरेलल जाती है, क्योंकि वो डाइवर्जिंग लेंस है तो डाइवर्ज कर देगा कॉनकेव, और ये लाइट रे इधर कहीं चली जाएंगी और हम इसको इमेजिनरी तरीके से मिलाएंगे तो फोकस 1 पर आकर के यहां मिलेगी। वहीं अगर फोकस से कोई लाइट रे आ रही है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएगी। इन केस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस आप देख सकते हैं। और कॉनकेव लेंस के केस में देखिए कि जो लाइट रे आपके फोकस से होकर के आएगी, तो ये फोकस इसका इस तरफ है, तो ये किस तरह से कैसे होगी? पैरेलल हो जाएगी। तो हम इसे इमेजिनरी तरीके से मिलाएंगे। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन। जो लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, जैसे जहां पर जो पोल से जाती है, तो जिस एंगल से आती थी पोल पर उसी एंगल से चली जाती थी, इसी तरीके से ऑप्टिकल सेंटर पर आने वाली लाइट रे कैसी होती हैं? जैसी आती हैं वैसे के वैसी चली जाती हैं, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो। नाउ द इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में बच्चों, जैसा कि वहां पर कॉनकेव मिरर के केस में होता था, वैसा यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस के केस में होगा। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो हमें पॉइंट साइज इमेज मिलती है, वर्चुअल होगी और इन्वर्टेड इमेज होगी। अगर आपको ऑब्जेक्ट को आपने 2f1 के पहले रख दिया है, 2f पर रखा हुआ है, तो इस केस में आपको डिमिनिश्ड इमेज मिलेगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। अगर 2f पर ऑब्जेक्ट रखा तो सेम साइज का ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा, लेकिन इरेक्ट होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास लेते जाओगे लेंस के, उतनी ज्यादा क्या होगी? आपका एनलार्ज्ड इमेज मिलेगी, लेकिन वर्चुअल मिलेगी। लेकिन एक केस ऐसा है जब आप ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो इस केस में देखिए इमेज का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। लाइट रे यहाँ पर पैरेलल आई, पैरेलल के बाद फोकस पे मिलना थी, मिल गई। यहाँ पर जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से
जा रही थी सीधे जा रही है, लेकिन दोनों के बीच का स्पेस क्या है, वो इंक्रीज होता जा रहा है। इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स कि आगे जाकर के नहीं मिलेंगी, और इस तरह से यहाँ पर जो इमेज का फॉर्मेशन है वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा और एनलार्ज्ड होगा। नाउ द केस ऑफ द कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस के केस में क्या होता है, भाई ये मिरर नहीं है, यहाँ पे गलती से लिख दिया है, ये लेंस है। तो कॉनकेव लेंस के केस में क्या होता है, दो ही केसेस हैं, इन्फिनिटी पर और बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो, वर्चुअल और इरेक्ट, और साथ में साइज कैसा, डिमिनिश्ड साइड आपको मिलेगा, एंड दिस इज द केस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। ओके, देखिए कॉनकेव के केस में इस तरह से इमेज फॉर्मेशन हमें देखना है। नाउ द नेक्स्ट इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, मतलब कि वही साइन कन्वेंशन ऑफ लेंसेज, तो बिल्कुल सेम वही साइन कन्वेंशन हमें यूज करना है जो हमने मिरर के केस में किए थे, और इससे हमें दो फॉर्मूलेज मिलते हैं। वन इज द लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, एंड लेंस पावर। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट लाइक मिरर फॉर्मूला, बस यहाँ पर डिफरेंस क्या याद रखना है बच्चों, ये देखो नेगेटिव साइन होता है, ठीक है। अब वही यहाँ पर भी वही होगा कि कॉनकेव लेंस के केस में क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ नेगेटिव, वहीं कॉन्वेक्स लेंस के केस में पॉजिटिव रहेगी, याद रखोगे। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला I/O होता है, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f होता है, 1/f मीटर में है, तो इसे हम किस में लिखेंगे, डायप्टर में लिखेंगे, तो पावर हमें हमेशा डायप्टर में मिलती है। नाउ द यूजेस ऑफ द कॉनकेव लेंस, बाइनोकुलर टेलीस्कोप, आई ग्लासेस टू करेक्ट द नाइट नियर साइटेडनेस, एंड कैमरा, फ्लैश लाइट, इन सभी में हम किसका यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस का। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, मैग्नीफाइंग ग्लासेस का काम आई ग्लासेस, कैमरा और माइक्रोस्कोप्स में हम करते हैं। अब देखिए आई, ह्यूमन आई का क्या मतलब है कि जिसमें आंखों से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। अब ये बायो का चैप्टर तो है नहीं, तो हमें इसमें क्या पढ़ना था, तो मैं आपको बता दूं कि शुरुआती जैसे ही चैप्टर की शुरुआत होती है, सबसे पहले आपको ह्यूमन आई के बारे में एक बड़ा अच्छा सा डायग्राम दिखता है, तो आपको ह्यूमन आई के बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि रेटिना क्या होता है, प्यूपिल क्या होता है, स्कैलरा क्या होता है, रेटिना क्या है, ऑप्टिकल नर्व क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें करनी होंगी, और प्लस एक ह्यूमन आई का डायग्राम आपको बनाना होगा। क्लियर है। डायग्राम की प्रैक्टिस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी, जो कि आप बिल्कुल देखिएगा, जिसमें हम सारे फिजिक्स के सारे चैप्टर्स के डायग्राम, जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, उनके डायग्राम्स को बना करके सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे बनाया जाए। क्लियर है ना। चलिए, तो अब जैसे ही स्टार्ट होता है तो आपको ह्यूमन आई पढ़ना था। अब इसमें ये सारे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या है। अब आंखों की बात करें तो आंखों को अच्छा रखने के लिए हमें कौन सा विटामिन हमारे बॉडी के अंदर होना चाहिए, विटामिन ए। और विटामिन ए आपको किससे मिलता है, रॉ कैरेट्स, ब्रोकली, ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है, कॉड लीवर ऑयल, या है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है विटामिन ए जो आपको देती हैं, वो आपके अच्छे विजन के लिए ज़रूरी होती है, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि आंखों को सुरक्षित कैसे रखा जाए, कि हाउ टू प्रिवेंट आई, हमें प्रोटेक्ट कैसे करना चाहिए हमारी आंखों में। तो जितनी भी डिम लाइट है ना, डिम लाइट मतलब जो कम लाइट होती है, उसमें हमें नहीं पड़ना चाहिए। हमारी आंखों को हमें एटलीस्ट दिन में 4-5 बार धोना चाहिए साफ पानी से। वॉश योर आइज क्विकली इफ डस्ट पार्टिकल और स्मॉल इंसेक्ट्स एंटर योर आई, अगर आपके उसमें अगर डस्ट पार्टिकल या इंसेक्ट है, तो कई बार क्या होता है कि लोग नहीं साफ़ करते हैं और गड़ता रहता है, उन्हें आंखों में कुछ इरिटेशन सा होता रहता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तुरंत इसे साफ पानी से धोए। विजिट एन आई स्पेशलिस्ट रेगुलरली। इम्प्रॉपर विजन कैन कॉजेज द स्ट्रेस, आई स्ट्रेन एंड इवन द हेडेक, ठीक है। अगर आपको प्रॉपर विजन नहीं है तो आप कैसे समझेंगे कि हमें प्रॉपर विजन नहीं है। आपकी आंखों में रेडनेस होगी, या आपका हेडेक होगा, सर में काफ़ी दर्द होगा, ठीक है। इन सारे कारणों से ही जो है आई पर स्ट्रेस पड़ता है, और आई स्ट्रेस के कारण ये सारे सिम्टम्स होते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं आपका विजन इन सारी चीज़ों से इन सारी चीज़ों से हमें पता चलता है कि विजन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है ना। तो इतना तो हम समझ गए। अब बारी आती है कि विजन जो है हमारा, है ना, कि वो किस किस कारणों से प्रॉपर हमें ना ये समझ में आएगा कि हमारे विजन में प्रॉब्लम है, ठीक है। उसको देखने से पहले कुछ और टिप्स मैं आपको बता दूं। अगर आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको 25 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है वो क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि 25 सेंटीमीटर से कम का डिस्टेंस अगर आप रखते हैं तो वो हमारी नॉर्मल आई के लिए ही होता है कि 25 सेंटीमीटर से ही हमें प्रॉपर दिखाई देना शुरू होता है। अगर बहुत पास रखोगे तो आपको इमेज जो है या लेटर जो है वो प्रॉपर दिखाई नहीं देंगे। Do not rub your eye. If redness in the eye persists, the consult an eye specialist immediately. अगर रेडनेस है आँखों में तो आप उसे रब ना करें, और जल्दी से ही आपको जो भी आपका स्पेशलिस्ट है उसको दिखा देना चाहिए। अवॉइड डायरेक्ट एक्सपोजर टू सनलाइट। एक्सपोजर टू अ लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट कैन हार्म योर रेटिना। ऑल्दो क्या होता है कि हमारी जो प्यूपिल है ना, उसका साइज़ जो है छोटा बड़ा होता है। अगर लाइट बहुत ज़्यादा है तो वो छोटा हो जाता है, ठीक है। तो
इसका जो आइरिस जो होती है बेसिकली हमारी, वो इसके साइज़ को, हमारे प्यूपिल के साइज़ को छोटा या बड़ा करती है। प्यूपिल क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि जो लाइट है वो प्यूपिल से ही एंटर करती है। ये एक बड़ा सा ब्लैक होल है, जैसे ब्लैक होल होता है ना जिसमें सारी लाइट अंदर चली जाती है, वैसे ही इस प्यूपिल में भी सारी लाइट जो अंदर जाती है, बाहर आता हुआ कुछ भी इसमें आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। तो अब ये जो ब्लैक होल है आपकी आंखों में प्यूपिल, उसका साइज़ बड़ा और छोटा कौन करती है, आइरिस करती है। जो आपका आसपास का एरिया वो आइरिस कहलाता है। अब लाइट बहुत ज़्यादा है तो आपकी आंखें खुद ब खुद छोटी हो जाती है। अगर कम लाइट है तो आपका जो प्यूपिल का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अगर लेकिन बहुत एक्सट्रीम लाइट है, सन को अगर आप देखते ही जा रहे हो, तो कितनी देर तक ये आइरिस जो है वो उसको कंट्रोल करेगा। तो क्या होता है, मैक्सिमम लाइट आपकी आंखों में जाती है और आपका विजन जो है वो ख़राब हो जाता है। अब ये विजन में क्या क्या प्रॉब्लम आती है ना, उसके पहले पावर ऑफ अकोमोडेशन चलिए देख लेते हैं। तो एबिलिटी ऑफ द लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। अब जब आपने लेंस वाला चैप्टर पढ़ा था, हमने लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो हमने लेंस की फोकल लेंथ होती है, मिरर की फोकल लेंथ होती है, ये पढ़ा था। अब हमारी आंखें भी क्या है, जिसमें कि लेंस है, ठीक है। अब ये जो कॉन्वेक्स लेंस आपकी आंखों के अंदर प्रेजेंट है, उसकी भी एक फोकल लेंथ होती है। लेकिन हमारी आई जो है वो बड़ी स्पेशल है। हमारी जो फोकल लेंथ है वो फिक्स नहीं है। हमारी फोकल लेंथ जो है वो बढ़ भी जाती है, घट भी जाती है, मतलब कि इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर रहे हैं या एडजस्ट कर रहे हैं जो फोकल लेंथ को, उसके एडजस्टमेंट को ही क्या कहा जाता है, पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो पहला बच्चों याद क्या रखना है पॉइंट, पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है। तो एबिलिटी ऑफ द लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज नोन एज पावर ऑफ अकोमोडेशन। नेक्स्ट, थिकनेस ऑफ द लेंस इज कंट्रोल्ड बाय द सिलेरी मसल्स। अभी आपकी जो आंखों में जो लेंस होता है, फोकल लेंथ को हम एडजस्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ इसकी जो थिकनेस है ना, फोकल लेंथ को घटाना बढ़ाना, मतलब कि उसकी थिकनेस को आप घटा रहे हो बढ़ा रहे हो। तो ये जो फोकल लेंथ है वो किसकी वजह से घटती या बढ़ती है, सीलियरी मसल्स की वजह से, है ना। तो सीलियरी मसल्स जो है वो हमारे लेंस के थिकनेस को घटाती है या बढ़ाती है। अब नियरेस्ट फोकल डिस्टेंस ऑफ द लेंस इज 25 सेंटीमीटर। सबसे पास का जो फोकल डिस्टेंस है हमारी आँखों का, वो कौन सा होता है, 25 सेंटीमीटर, क्योंकि 25 सेंटीमीटर से ही हमें ऑब्जेक्ट जो है वो दिखाई देता है। तो सबसे नियरेस्ट फोकल डिस्टेंस क्या है, 25 सेंटीमीटर है। क्लियर है। तो यहाँ से आप किस किस के बारे में समझ गए बच्चों, पावर ऑफ अकोमोडेशन के बारे में। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन के सारे इंपॉर्टेंट जो 3 पॉइंट है वो हमने यहाँ पर पढ़ लिए। सबसे पहला क्या था, अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, एबिलिटी ऑफ द लेंस, है ना, हमारे लेंस की जो एबिलिटी है, द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज नोन एज पावर ऑफ अकोमोडेशन। एंड हाउ द लेंस एडजस्ट द फोकल लेंथ, तो लेंस का थिकनेस जो है वो कौन घटाता है बढ़ाता है, सीलियरी मसल्स। तो सीलियरी मसल्स बेसिकली क्या कर रही है, फोकल लेंथ को एडजस्ट कर रही हैं। दूसरी चीज़, जो हमारा नियरेस्ट पॉइंट होता है फोकल का, नियरेस्ट फोकल डिस्टेंस है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। अब आ जाते हैं डिफेक्ट्स में। अब हमने समझ लिया। अब देखिए डिफेक्ट्स का क्या मतलब होता है, या तो आपको दूर का दिखाई नहीं देगा, ना पास का दिखाई देता है, या फिर दोनों ही नहीं दिखाई दे। ये हमारी आंखों के कुछ नॉर्मल डिफेक्ट्स हैं। तो डिफेक्ट्स इन विजन कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला होता है मायोपिया। मायोपिया मतलब कि नियर साइटेडनेस, ठीक है। नियर साइटेडनेस प्रॉब्लम नहीं है, नियर साइटेडनेस मायोपिया को एक्सप्लेन कर रहा है। मतलब कि मायोपिया जिसमें आपको दूर का दिखाई नहीं देता, मतलब कहाँ का दिखाई देता है, नियर साइटेडनेस, मतलब कि आपकी जो आंखों की साइटेडनेस है वो कैसी है, पास के देखने वाली है, दूर का दिखाई ना दे। तो जब व्यक्ति को दूर का दिखाई नहीं देता है तो उसे होती है नियर साइटेडनेस, है ना, मतलब कि उसकी आंखों में क्या है, नियर साइटेडनेस, मतलब वो पास का देखेगा पर दूर का नहीं दिखेगा। इस प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं। क्लियर है, MYOPIA, मायोपिया। क्लियर है। द प्रॉब्लम क्या होता है इसका, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन क्लियरली। इस तरीके की प्रॉब्लम में हमें दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं देता है। अब इसका कारण क्या है, इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। इसमें क्या होता है, ये रहा आपका रेटिना, क्लियर है, ये आपको रेटिना दिख रहा है, क्लियर है। ये देखो, ये आपका पूरा पिंक कलर से जो हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है ये रेटिना है। अब ये रेटिना पर अगर इमेज बनती है तो आपकी नॉर्मल आई है। आपको क्या करना है, यहाँ पर बस एक, जब भी आंसर दे मायोपिया का तो ये 4 पॉइंट्स अगर आप लिखोगे, साथ में अगर आप ये डायग्राम बना दोगे आई का, ठीक है, कुछ इस तरह से आपको आई का डायग्राम बना देना है, ठीक है। अब आई के डायग्राम को बनाते समय याद रखिएगा कि यहाँ से इस तरह से आपको ऑप्टिकल नर्व की स्पेस डालनी है। क्लियर है। यहाँ से आपने एक और बनाया इस तरह से,
फिर उसके बाद ये आपका लेंस जो कि आपकी सीलियरी मसल्स से कुछ इस तरह से कनेक्टेड होगा। इसके बाद आपको 1 2, ठीक है, इस तरह से ये लेयर को बना देना है ना। ये आखिरी वाली लेयर क्या होती है बच्चों आपकी, ये आपकी रेटिना होती है। तो अगर नॉर्मल विजन है किसी व्यक्ति का तो उसका जो फोकल पॉइंट है ना, वो कहाँ बनना चाहिए, फोकल पॉइंट जो है वो आपके रेटिना पर बनना चाहिए, यहाँ पर कहीं पर बनना चाहिए। लेकिन कहाँ बनता है मायोपिक, अगर किसी की आई है तो आगे बन जाता है, मतलब पहले ही बन जाएगा, रेटिना पर नहीं बनेगा। तो इस तरह से क्या होगा कि जो इमेज है वो आपको प्रॉपर दिखाई नहीं देगी। पास का तो दिखाई दे रहा है लेकिन दूर का ऑब्जेक्ट दिखाई ही नहीं दे रहा है क्योंकि वो पहले ही बन जा रहा है ना। तो इसको सुधारने के लिए आप क्या करेंगे, कॉनकेव लेंस का यूज़ करेंगे। तो मायोपिया के यूज़ को सुधारने के लिए आप किसका यूज़ करते हैं, कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। क्योंकि कॉनकेव लेंस का काम क्या होता है, ऑब्जेक्ट कितनी भी दूरी पर हो उसका जो विजन है वो आपको प्रॉपरली दिखाई दे जाएगा। दूर की चीज़ों के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, कॉनकेव लेंस का यूज़ करेंगे। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब क्या होता है, फार साइटेडनेस है, मतलब कि आपकी आंखें जो है वो दूर का तो देख पाती है बट पास का नहीं देख पाती हैं, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया में प्रॉब्लम क्या होती है, नियर ऑब्जेक्ट आर नॉट सीन क्लियरली, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या है कि पास की चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है। रीज़न क्या है, इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड द रेटिना, ठीक है, रेटिना के पीछे, ठीक है, यहाँ पे बन जा रही है इमेज। क्लियर है। तो यहाँ इमेज बन रही है तो इसके लिए कहाँ बनना चाहिए, आपकी नॉर्मल आई यहाँ होती है, यहाँ पर इमेज क्रिएट होनी चाहिए। ये देखिए पीछे बन रही है, फोकल पॉइंट कहाँ है, पीछे बन रहा है। तो इसके लिए आप किसका यूज़ करोगे, इसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस का, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस आपको हर केसेस में कहाँ करता है, फ्रंट ऑफ आपके लेंस के फ्रंट पे ही आपको इमेज देगा। तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करेंगे। क्लियर है। तो कॉन्वेक्स लेंस इस केस में यूज़ किया जाता है, ये पॉइंट्स याद रखना है। फिर आती है एक और बीमारी मतलब कि एक विजन का एक और डिफेक्ट जो है वो क्या है, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया जो है नियर फोकस डिस्टेंस इंक्रीजेस विद एज, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, प्रेस बायोपिया में आपको दूर का भी दिखाई नहीं देता ना पास का दिखाई देता है, ठीक है। प्रेस बायोपिया में दोनों ही चीज़ें दिक्कत होती है। ये प्रेस बायोपिया की चीज़ कब होती है, अर्ली एज में, मतलब सॉरी जब आपकी ओल्डर एज में ये प्रेस बायोपिया की दिक्कत होती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि पावर ऑफ एकोमोडेशन डिक्रीज हो जाता है। पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, जो सेल्यूलरी मसल्स होती हैं आपकी वो प्रॉपर तरीके से लेंस को एडजस्ट नहीं कर पाती, थिकर और थिन नहीं कर पाती हैं, है ना, लेंस का फोकल लेंथ एडजस्ट नहीं हो पाता है, जिस वजह से प्रेस बायोपिया की प्रॉब्लम होती है। अब करेक्शन क्या करें, तो जब आपको पास का दिखाई नहीं दे रहा था तो आपने कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया, दूर का दिखाई नहीं दे रहा था तो कॉनकेव लेंस का यूज़ किया। अब दोनों ही चीज़ें नहीं दिखाई दे रही तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस केस में बाई फोकल लेंस एंड कॉनकेव लेंस का, मतलब कि दोनों ही लेंस जिसमें लगे हुए हो उस लेंस का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। अब इस चैप्टर में देन सीधे आ जाते हैं हम प्रिज्म में। तो ट्रायंगल होता है इस तरीके का, तो इसमें रिफ्रैक्शन जो है प्रिज्म पर हमें ये पढ़ना था, ठीक है। अब देखिए रिफ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट था वो हमारे पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा हुआ था। अब प्रिज्म में आपको क्या देखना था कि प्रिज्म में कैसे रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। प्रिज्म में देखिए लाइट रे जो है, ठीक है, वो इस तरह से जब इंसिडेंट होती है तो ये आपकी इंसिडेंट रे कहलाती है, ठीक है। जाना उसे सीधा चाहिए था लेकिन कैसे जाती है, बैंड हो जाती है। तो प्रिज्म के अंदर बैंड हुई, ठीक है, फिर जब प्रिज्म से बाहर निकली तो बैंड हो गई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये आपका रेयर मीडियम था, ये आपका डेंसर मीडियम था और अगेन ये रेयर मीडियम है, ठीक है। अब अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं, यहाँ से मैंने ये नॉर्मल ड्रॉ किया, तो जब रेयर से डेंसर की तरफ जाती है लाइट रे तो मीडियम चेंज होता है, तो लाइट रे किस तरफ आपकी बैंड होती है, टूवर्ड्स नॉर्मल। तो ये देखिए नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई, सीधे जा रही थी लेकिन नॉर्मल की तरफ आकर के मिल गई, ठीक है। देन उसके बाद जब डेंसर से रेयर मीडियम में गई तो फिर क्या हो गई, ये आपने नॉर्मल ड्रॉ किया तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई, ठीक है। अब जिस एंगल से ये डेविएट होती है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, और ये होता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों ही क्या होते हैं, इसमें इक्वल होते हैं। क्लियर है। अब लाइट बैंड्स बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन दैट टेक प्लेस एट पॉइंट बी एंड सी। लाइट क्यों बैंड होती है प्रिज्म के अंदर, अगर ये सवाल पूछा जाए तो आपको क्या आंसर देना है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन।
क्लियर है? द एक्सटेंट ऑफ डेविएशन ऑफ द लाइट रे फ्रॉम इट्स पाथ टू सी डी इज नोन एज द एंगल ऑफ डेविएशन। अब अगर मैं बोलूँ कि एंगल ऑफ डेविएशन जो डेल है उसे आप एक्सप्लेन करिए, तो एंगल ऑफ डेविएशन का क्या मतलब होता है? द एक्सटेंट ऑफ डेविएशन, मतलब कि अपने ओरिजिनल पाथ से लाइट रे कितना डेविएट हो गई है उसके बीच में जो एंगल बन रहा है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। जैसे कि जाना चाहिए था ऐसा लेकिन जा रही है ऐसा, तो दैट मीन्स कि ये एंगल क्या है? ये है एंगल ऑफ डेविएशन। तो द एक्सटेंट ऑफ डेविएशन ऑफ लाइट रे फ्रॉम इट्स पाथ BE टू द पाथ CD, ठीक है, कितने एक्सटेंट पर ये इस एंगल से डेविएट हुई है उसी को आप क्या कहते हो? एंगल ऑफ डेविएशन कहते हो। क्लियर? अब इसके बाद हमें ये देखना होता है, प्रिज्म में हमने इंसिडेंट रे को देख लिया, रिफ्रैक्टेड रे देखा और एंगल ऑफ डेविएशन का कॉन्सेप्ट हम समझ गए। देन इसके बाद आपको क्या पढ़ना था? रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म में पहली चीज स्प्लिटिंग ऑफ बीम लाइट। तो जब भी प्रिज्म से जो लाइट बाहर निकलती है वो क्या होती है? 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू द 7 कलर व्हेन इट पासेस थ्रू द ग्लास प्रिज्म, उसे ही हम क्या कहते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो आपको क्या पढ़ना था बेटा? फिर आपको पढ़ना था डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब जब ये लाइट रे जो है ये आपके 7 कलर में डिवाइड होती हैं, तो आप देखते हो कि सबसे पहले रेड कलर दिखाई देता है, फिर ऑरेंज, फिर येलो और सबसे नीचे वॉयलेट कलर दिखाई देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, सबसे कम वायलेट की है। तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है ना कलर्स में, वो सबसे कम डेविएट होते हैं। इसलिए जब वाइट लाइट 7 कलर में स्प्लिट होती है तो क्या होता है? इसके कलर्स अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ बैंड हो जाते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा जो बैंड होगा वो वायलेट होगा, फिर ब्लू होगा, फिर ग्रीन, येलो, ऑरेंज और सबसे कम बैंड कौन होगा? ग्रीन, येलो कलर, सॉरी रेड कलर। क्योंकि देखिए लाइट ऐसी जानी चाहिए थी लेकिन कलर इस तरह से बिखर गए। तो किस 7 कलरों में जब ये 7 कलर्स में जब ये बिखर गई, स्प्लिट हो गई, तो सबसे पहले रेड कलर आया, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर वॉयलेट। अब वॉयलेट सबसे ज़्यादा ही बैंड हुआ है, जाना चाहिए था ऐसा, लेकिन देखो सबसे ज़्यादा कौन डेविएट हुआ है? वॉयलेट कलर। कहाँ है उसकी डायरेक्शन? पूरी की पूरी नीचे है ना। तो क्यों हुआ ये? क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे कम है ना। अब रेड जो है जब इसका स्प्लिटिंग होती है कलर्स की, तो स्प्लिटिंग के बाद सबसे पहले डिसअपियर कौन होता है? सबसे पहले डिसअपियर हो जाएगा आपका वायलेट कलर, फिर सबसे लास्ट में कौन होता है? रेड। और एवरेज ऑफ ऑल लाइट्स कौन होगा? तो देखिए येलो कलर जो है वो बीच में है, येलो और ग्रीन जो मिक्स कलर हो जाता है, तो ये आपके एवरेज है क्योंकि इनकी वेवलेंथ ना तो बहुत ज़्यादा है ना तो कम है। अब formation of rainbow is a natural phenomena in which white sunlight splits into beautiful colors by the water droplets। अब देखिए आपने देखा होगा कि रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है। वहाँ तो कोई प्रिज्म नहीं है, एटमॉस्फेयर में तो कोई प्रिज्म नहीं है, तो फिर वो 7 कलर्स कैसे हमें लाइट्स के दिखाई देने लगते हैं? हमें ये पता है कि सन की लाइट जो है वो वाइट लाइट आती है, लेकिन जिसमें 7 कलर का कॉम्बिनेशन है। वो 7 कलर तभी निकलेंगे जब उसमें रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है, मतलब कि डिस्पर्जन होगा। डिस्पर्जन कैसे होगा? जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगे, तो फिर कब होता है डिस्पर्जन? तो देखिए बारिश के टाइम पर ही रेनबो निकलता है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या है? पानी की बूंदें हैं, ठीक है, मॉइस्चर है, पानी की बूंदें, ड्रॉपलेट्स हैं। अब जब ये ड्रॉपलेट्स पर बहुत सारी ड्रॉपलेट एक साथ है, क्लियर है, अब क्या हुआ? लाइट उन ड्रॉपलेट्स पर आई। ड्रॉपलेट की डेंसिटी क्या है? डेंसर मीडियम है, पानी, क्लियर है। तो जब एटमॉस्फेयर से पानी में क्या गई? एटमॉस्फेयर से पानी में, ये पानी के ड्रॉपलेट में कलर गए, तो वो क्या बिखर जाते बच्चों? 7 कलर्स में। तो ऐसे बहुत सारे ड्रॉपलेट्स होंगे, ये सारे के सारे ड्रॉपलेट्स क्या करते हैं? एक साथ मिलते हैं और आपको रेनबो का कलर दे देते हैं, है ना। सबसे पहले रेड दिखाई देता है, फिर उसके बाद ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, इस तरह से आपको पूरे कलर्स जो दिखाई देते हैं। लेकिन आप दूर से रेनबो दिखाई देता होगा अगर आपको कभी, तो आप देखते हो कि एकदम डार्क रेनबो नहीं दिखाई देता आपको। कैसा दिखाई देता है? रेड ज़्यादा दिखाई देता है, ऑरेंज ज़्यादा दिखाई देता है और ब्लू सबसे कम दिखाई देता है। ब्लू जो है वो वैसे भी स्काई में जो आपका कलर है उसमें स्प्लिट हो जाता है, मतलब उसमें मिक्स हो जाता है। अब और कॉमन फिनोमेना क्या क्या है? तो फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो दिस इज बिकॉज ऑफ द एयर अबव द फायर इज रिलेटिवली हॉटर देन द एयर फर्दर अप इन द एटमॉस्फेयर।
अब देखिए फ्लिकरिंग आपने देखी होगी, फ्लिकरिंग कब देखी होगी, मोमबत्ती जो जब जलती है तो वो इतना तेज तो फ्लिकरिंग नहीं करती है, हल्का 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 क्या करती है, इस तरह से मूवमेंट उसमें होता रहता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कैंडल की जो आपकी जो फायर है ना, उसके फ्लेम है, उसके जस्ट ऊपर की एयर क्या होती है, गर्म हो जाती है, ठीक है। तो एयर अबव द फायर इज रिलेटिवली हॉटर देन द एयर फर्दर अप इन द एटमॉस्फेयर। तो यहाँ की एयर जब गर्म होती है, तो ये कॉन्सेप्ट हमने हमारे उसमें भी पढ़ा हुआ है, यहाँ की एयर गर्म होगी तो क्या होगा, यहाँ पर ये ऊपर उड़ जाएंगी, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, तो ज़्यादा हवा क्या करती है, इस तरफ आने की कोशिश करती है। तो जब हवा आएगी तो जो फ्लेम है वो क्या होती है, आपकी हिलने लग जाती है। क्यों हिलने लग जाती है, क्योंकि हवा का डायरेक्शन उसकी तरफ है। क्यों है, क्योंकि उसके ऊपर की जस्ट एयर क्या होगी, गर्म हो गई और ऊपर उड़ चुकी होती है, ठीक है। अब देन है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो किस वजह से ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होता है, तो कॉज्ड बाय चेंजिंग एयर डेंसिटी इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होता है। अब रिफ्रैक्शन कैसे होता है, क्योंकि देखिए हम एटमॉस्फेयर में एयर की डेंसिटी अलग अलग होती है ना, कभी हॉट एयर ऊपर चली गई, कोल्ड एयर आ गई, है ना। इस तरह से एटमॉस्फेयर पे आपको क्या है, डेंसिटी जो चेंज होती रहती है। अब डेंसिटी चेंज होती रहेगी तो क्या, तो हर जगह पर क्या होगा कि जैसे हमने देखा कि डेंसर मीडियम में रे ऑफ लाइट कैसे होगी, मान लीजिए कि ये आपका एटमॉस्फेयर है, एक सेकेंड, ठीक है ना। अब ये नॉर्मल है, ठीक है। अब ये लाइट रे आई लेकिन अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई, यहाँ से आई, ठीक है, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई। तो इससे क्या हो रहा है, देखिए कि हर बार जो आपकी लाइट रे है ना, जब वो स्टार्स की अगर बात की जाए तो रिफ्रैक्शन की वजह से कभी अवे फ्रॉम नॉर्मल हो रही है, कभी आपको नॉर्मल की तरफ झुकती हुई दिखाई दे रही है, टुवर्ड्स नॉर्मल दिखाई दे रही है, तो इसकी वजह से आपको ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स दिखता है। देन रिफ्रैक्शन का कॉमन फिनोमेना और क्या है, अर्ली सनराइज एंड डिले सनसेट, दिस इज ऑल्सो द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या होता है बेसिकली कि ये मान लीजिए कि आपका हॉरिजन है, ठीक है, सन एक्चुअल में कहाँ होता है ये, ठीक है, ये हॉरिजन, क्लियर है। अब ये आपका एटमॉस्फेयर है ना, सन कहाँ रहता है, सनसेट और सनराइज के समय हॉरिजन के नीचे। अब लाइट रे कैसे आई, यहाँ से आई और कहाँ पर बैंड होंगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल होंगी। अब ये लाइट रे इस पे गई, ये इस पे नॉर्मल है, कहाँ पर जाएंगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, फिर ये लाइट रे इस पे गई, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ऐसा करते करते आप कहाँ हो, आप यहाँ पर कहीं पर हो, मतलब आपकी आंखें यहाँ पर कहीं पर है। अगर मैं कुछ इस तरह से आपकी आंखें ड्रॉ करूँ तो आपको क्या दिखाई देता है, जो लाइट रे आपकी आंखों पर आती है, आप क्या सोचते हो कि वहीं से जो सन है वो आपको दिखाई पड़ता है। इसलिए आपको क्या दिखाई देगा कि सनराइज के 15 मिनट पहले ही आपको दिखाई देने लगेगा और सेट के भी 15 मिनट पहले ही वो आपको डूबता हुआ दिखाई देगा। तो जस्ट बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से ही अर्ली सनराइज या फिर डिलेड सनसेट जो है उसका फिनोमेना होता है। Now, the sun and the planets do not twinkle because they are not seen as point source like stars, but are considered as extended source. ठीक है, द सन एंड द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, है ना, कभी भी सन और जो आपका प्लैनेट्स हैं वो ट्विंकल नहीं करते हैं, ठीक है, बट उनको हम क्या करते हैं, सोर्सेस की तरह मानते हैं। स्कैटरिंग इज द फिनोमेना ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड री इमिशन ऑफ लाइट। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, स्कैटरिंग का फिनोमेना होता है। द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल गिव राइज टू द टाइंडल इफेक्ट। क्लियर है। अब देखिए टिंडल इफेक्ट फिलहाल अभी एग्जाम में इतना नहीं है, तो अभी इसको अपन थोड़ा सा आगे करके चलते हैं, है ना। अब एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स, स्मोक, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ डस्ट, एयर मॉलिक्यूल स्कैटर सनलाइट। अब सनलाइट के स्कैटर करने के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, तो जो सनलाइट है वो क्यों स्कैटर होती है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ ये पार्टिकल्स, जितने सारे पार्टिकल्स जो हैं वो आपकी सनलाइट को बिखेर देते हैं, ठीक है। देयरफॉर द पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल, और इसी की वजह से हमें लाइट रे जो है वो दिखाई देती है। अब जैसे कि आप किसी अंधेरे कमरे में हो और आप देखते हो कि उसमें छोटे 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 डस्ट पार्टिकल्स दिखाई देते, तो बेसिकली लाइट डस्ट पार्टिकल्स को नहीं दिखा रही है। डस्ट पार्टिकल जो है वो आपको लाइट को विजिबल करते हैं।
अब है स्काई इज ब्लू बिकॉज लाइट नियर ब्लू वेवलेंथ स्कैटर्ड मोस्ट। अब स्काई ब्लू क्यों होता है? क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जिसकी होती है वो सबसे कम देर में डिसअपियर होगा, मतलब कि जब आपका सनसेट हो जाता है उसके बाद में आपको रेड कलर दिखाई देता है, लेकिन दिन के समय में स्काई आपको कैसा दिखाई देता है? ब्लू दिखाई देता है। तो ब्लू क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इस समय में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जिसकी होगी वो तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन जिसकी सबसे कम वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा क्या होता है? स्कैटर्ड हो जाता है, फैल जाता है। इस वजह से जो स्काई है वो कैसे दिखाई देता है? आपको ब्लू दिखाई देता है। डेंजर साइंस आर रेड इन कलर बिकॉज रेड लाइट स्कैटर्ड लीस्ट। अब रेड कलर क्यों दिखाई देता है? दूर से रेड कलर आपको दिखाई दे जाएगा क्योंकि वो फैलेगा नहीं, एक पॉइंट पर ही आपको वो रेड कलर दूर से ही नजर आ जाएगा। इस वजह से रेड कलर को हम यूज करते हैं। बाकी कलर क्या होंगे? स्कैटर्ड हो जाएंगे, आपको इतने अच्छे से नहीं दिखाई देंगे। तो चैप्टर की शुरुआत कहाँ से हुई? चैप्टर की शुरुआत हुई चार्ज से। तो जो चार्ज हैं जब वो किसी कंडक्टर में फ्लो करते हैं तो उससे प्रोड्यूस होता है करंट। तो सबसे पहले आपको आपके चैप्टर में मिलती है इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन। उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको I इक्वल्स टू क्या मिलता है? तो I इक्वल्स टू मिलता है Q/T। इसका बस आपको फॉर्मूला याद रखिए। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? बस उसी से आपको इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन मिल जाएगी। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या बोला बच्चों? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्योंकि Q क्या है यहाँ पर? Q है चार्ज, क्लियर है, एंड T क्या है? टाइम। ओके, और जब आप किसी को अपॉन में लिखते हो तो वो क्या होता है? रेट होता है। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज करंट। करंट की यूनिट क्या होती है? तो अगर मैं बात करूँ चार्ज की यूनिट की, तो चार्ज की यूनिट होती है कूलम और टाइम होता है सेकंड्स में। सो अगर हम बात करें कि एक कूलम का चार्ज अगर 1 सेकंड तक फ्लो कर रहा है तो उस पर्टिकुलर टाइम में कितना करंट प्रोड्यूस होगा? तो उस पर्टिकुलर टाइम में जो करंट प्रोड्यूस होता है वो होता है 1 एम्पियर। ओके, तो जैसे ही आपके चैप्टर की शुरुआत हुई हमने इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ा, जिसमें हमने जाना कि जो नंबर ऑफ चार्ज है जब वो फ्लो करते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक तो उससे करंट प्रोड्यूस होता है, जिससे हमने एक डेफिनेशन यहाँ से निकाल ली। क्लियर है? देन उसके बाद आपको एक और फॉर्मूला देखने को मिलेगा जिसे क्वांटाइजेशन भी कहा जाता है, जिसे आप थोड़ा हायर सेमेस्टर्स में और पढ़ेंगे, जहां पर Q इक्वल्स जो होता है N इंटू E, वेयर N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E इज द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो ये इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं? चार्ज निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो शुरुआत में ही चैप्टर के आपको ये दो फॉर्मूलाज जो है वो देखने को मिलते हैं। देन हम डायरेक्टली आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पर। क्लियर है? अब दो वर्ड आपको सुनने को मिलेंगे बच्चों, एक होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और दूसरा वर्ड आपको सुनने को मिलता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का क्या मतलब होता है? तो बेसिकली पोटेंशियल का मतलब होता है वर्क डन। वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द फील्ड ऑफ अनदर चार्ज। ठीक है, या फिर किसी दूसरे पॉइंट तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में किसी चार्ज को करने में जो वर्क किया गया है उसे आप क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो कैसे याद रखेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की डेफिनेशन? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी पॉजिटिव चार्ज को उस चार्ज की फील्ड तक लाने में जो वर्क डन आपने किया है, आपने नहीं मतलब जो चार्ज ने किया है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। वर्क डन टू बी डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द इन्फिनिटी टू द पॉइंट। किसी पॉइंट की फील्ड पर किसी और चार्ज को लाने के लिए, मान लीजिए पॉइंट है एक जिसकी ये फील्ड है, क्लियर है, तो इस फील्ड तक लाने के लिए जो वर्क डन किया गया है उसी को आप क्या कहते हो बच्चों? उसी को आप इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहते हो। नाउ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल तो हम समझ गए कि वर्क डन है। नाउ व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? तो दोनों की डेफिनेशन डिफरेंट है। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस की बात की जाती है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू सेपरेट पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब यहाँ पे क्या था कि किसी चार्ज को आपने कहीं से उठाया और किसी पॉइंट की फील्ड में लेकर के आ गया। ठीक है, जब आप पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन देंगे तो क्या पॉइंट याद रखना है? इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन। ये भी वर्क डन है, लेकिन बस आप क्या कर रहे हो? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहे हो? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर के आ रहे हो। द वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज द पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है?
पोटेंशियल को हम वोल्टेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्टेज भी कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कह लीजिए या आप वोल्टेज कह लीजिए, दोनों की बात एक ही है। अगर हम बात करें इसकी यूनिट की, तो यूनिट क्या लिखते हैं हम? वोल्ट लिखते हैं। क्लियर है? इतना अभी हमारे लिए काफी है। इसी से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक बात और बच्चों याद रखिएगा कि अगर Q इक्वल्स टू NE बोला हुआ है तो इससे आप क्या निकाल सकते हो? तो किसी भी एटम के अंदर का टोटल चार्ज अगर आपको निकालना है, ठीक है, टोटल चार्ज अगर हमें फाइंड आउट करना है किसी भी एटम में या किसी भी पॉइंट पर, तो क्या लिखना है आपको? Q इक्वल्स टू NE आपको कर देना है, जहां पर N क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? क्लियर है? E क्या होता है? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन का मतलब, जैसे इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है, ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज आपको बताना है, जो कि कितना होता है? तो E इक्वल्स टू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो अगर 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 को मैं इलेक्ट्रॉन की संख्या से, इलेक्ट्रॉन के नंबर से, फॉर एग्जाम्पल अगर 10 है, 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो टोटल चार्ज किसी एक पॉइंट पर या किसी एक एटम का मुझे पता चल सकता है। तो जी हाँ, ये फॉर्मूला आपको उसमें यूज़ करना है। तो बुक का 2-3 पेजेस तो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया आपके बुक से, कि और जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलिए, तो अब यहाँ से जब हमने आपको पोटेंशियल बताया, तो पोटेंशियल क्या था? द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द फील्ड ऑफ द अनदर चार्ज। तो उसकी डेफिनेशन से अगर बात की जाए तो V का हमें एक फॉर्मूला मिलता है W/Q। अब ये जो V है, आप कई बच्चे मुझे सोच रहे होंगे कि V इक्वल्स टू तो मैडम IR होता है, लेकिन अभी तक हमने ओम्स लॉ को इंट्रोड्यूस नहीं किया हुआ है। क्लियर है? तो इसलिए अभी हम इस फॉर्मूले की बात नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ V इक्वल्स टू W/Q की बात करेंगे, बिकॉज इट इज द वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द फील्ड ऑफ द अनदर चार्ज। ये होता है। तो उस वर्क डन के हिसाब से अगर हम V की यूनिट को अगर निकालें तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? W/Q होता है। क्लियर है? अब ये जो V है उसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट्स होती है। W की यूनिट क्या है? W इज द वर्क डन। वर्क डन इज द वर्क क्या होता है? वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लियर है? किसी भी चीज़ को करने के लिए उसका जो माप होता है, उसका जो मेजरमेंट होता है वर्क का, वो एक्चुअल में क्या है? आपने वर्क किया मतलब कि आपने एनर्जी का यूज़ किया, आपने एनर्जी का यूटिलाइजेशन किया। ठीक है? और एनर्जी को यूटिलाइज करना मतलब कि आप उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, है ना? तो वर्क एक्चुअल में क्या है? एनर्जी ही है। क्लियर है? कि बस एक कन्वर्जन है एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। इसलिए वर्क की जगह हम क्या यूनिट लेंगे? जूल्स लेंगे। जूल क्या होती है? एनर्जी की यूनिट होती है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? जूल्स। क्लियर है? देन उसके बाद चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम होती है। तो अगर मैं बोलूँ कि 1 जूल अपॉन 1 कूलम से क्या प्रोड्यूस होगा, तो 1 वोल्ट का पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है। क्लियर है? तो जब 1 जूल का वर्क डन किया जाए 1 कूलम ऑफ चार्ज से, तो क्या पोटेंशियल प्रेजेंट होगा? 1 वोल्ट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा। क्लियर है? हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, W इक्वल्स टू V इंटू Q, है ना? ये एक और इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। आपसे इसके भी न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज काइंडली नोट डाउन ऑल द फॉर्मूलाज। जितने भी फॉर्मूलेज को मैं इस तरह से ब्रैकेट के अंदर लिख करके बता रही हूँ, इस तरह से बॉक्स के अंदर रिप्रेजेंट कर रही हूँ, उन्हें आप नोट डाउन करते जाएं। क्लियर है? तो V इक्वल्स टू W/Q भी एक फॉर्मूला है। अगर हम इसकी यूनिट लिखेंगे 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल इंटू 1 की पावर C की पावर -1। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ से तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम समझ गए। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया हुआ है। क्लियर है? उस डायग्राम को हम देख लेते हैं। The bulb will glow or the magnetic needle will show deflection if the liquid in the beaker is a good conductor of electricity। अब यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या हो रहा है? इस डायग्राम के अंदर हमने एक बल्ब लिया हुआ है, एक सर्किट है, और बीच में हमने लिक्विड डाला हुआ है। क्लियर है? अब ये जो लिक्विड है, इसका रोल क्या है? अगर ये लिक्विड जो है वो गुड कंडक्टर होगा तब तो ये बल्ब ग्लो करेगा, लेकिन अगर ये गुड कंडक्टर नहीं होगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। क्लियर है? सो द बल्ब विल ग्लो और magnetic needle will show deflection if the liquid in the beaker is a good conductor of electricity. Greater the deflection of the needle or brighter the light, better is the conductivity of the liquid. So here यहाँ पर हम क्या करने लगे अचानक से, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ जाता है
कंडक्टर्स का और इंसुलेटर्स का। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं बच्चों, एक बार हम डिफाइन कर लें इसको इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वो सारे मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं उन्हें हम कंडक्टर्स कहते हैं। क्लियर है? कंडक्टर मतलब कि जो क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करें, करंट का कंडक्शन करें। ठीक है, मतलब जिसमें करंट का कंडक्शन जो है ये होता है। ठीक है, इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इंसुलेटर्स वो सारे मटेरियल्स होते हैं, वो सारे चीज़ें होती हैं जो कि करंट का कंडक्शन नहीं करते। ठीक है, करंट को कंडक्ट नहीं करते। अब ये कंडक्शन वर्ड अगर आपको टफ लग रहा है तो फिर आप और इसको बेहतर तरीके से याद रख सकते हैं, फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, जो क्या करते हैं, विच अलाउ फ्लो ऑफ करंट, मतलब जो करंट का फ्लो अलाउ करते हैं उन्हें हम कंडक्टर कहते हैं, और जो नहीं करते हैं, ठीक है ना, और जो नहीं करते हैं उन्हें आप इंसुलेटर्स कहते हैं। अब मेरे पास एक लिक्विड है, एक बीकर में लिक्विड दिया हुआ है और मुझे इसकी कंडक्टिविटी चेक करनी है, तो मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं इधर एक बल्ब का यूज़ कर लूँ या फिर मैग्नेटिक निडल का यूज़ कर लूँ। अब मैंने उसको स्विच ऑन किया, मतलब मैंने उसमें बैटरी का स्विच ऑन किया और देखते हैं अगर बल्ब बिल्कुल भी ग्लो नहीं कर रहा है या फिर बल्ब की जगह हम मैग्नेटिक निडल का अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, तो दैट मीन्स कि वो लिक्विड क्या है, इंसुलेटर है। अगर हम बात करें कि वो डिफ्लेक्शन होने लगा है निडल में और बल्ब जो है वो धीरे धीरे ग्लो करने लगा है, तो दैट मीन्स वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर रहा है। अब ये बताना है कि मतलब कि वो मॉडरेट कंडक्टर है या बहुत अच्छा कंडक्टर है, तो कैसे चेक करेंगे? अगर इलेक्ट्रिसिटी के प्रोड्यूस होने से बल्ब जो है वो बहुत अच्छी तरीके से ग्लो कर रहा है, बहुत अच्छे से आपको लाइट दे रहा है, रोशनी दे रहा है, दैट मीन्स कि वो अच्छा गुड कंडक्टर है। लेकिन थोड़ा सा नॉर्मल बस फ्लिकरिंग्स हो रही हैं, बहुत हल्का हल्का सा डिम लाइट अगर प्रोड्यूस हो रही है बल्ब से, तो इसका मतलब कि लिक्विड कैसा है, एक बैड कंडक्टर नहीं, मतलब कि एक मॉडरेट कंडक्टर है। इसी तरीके से अगर डिफ्लेक्शन बहुत अच्छा शो हो रहा है, इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक निडल रिफ्लेक्ट कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो लिक्विड है वो अच्छा कंडक्टर है। अगर थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट होता है तो मॉडरेट कंडक्टर है। क्लियर है ना? तो ये यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट था कंडक्टिविटी को चेक करने का किसी भी मटेरियल की। नाउ द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की अगर बात की जाए तो गुड कंडक्टर्स कौन कौन से होते हैं? लेमन जूस, विनेगर, एसिड सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन एंड सॉल्टी वाटर, दीज ऑल आर द गुड कंडक्टर। तो ये बच्चों यहाँ पर इसलिए इंक्लूड किया है ताकि अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि लेमन जूस क्या है, गुड कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर है, तो ये सारी चीज़ें गुड कंडक्टर्स होती हैं। वही अगर हम बात करें हनी, वेजिटेबल ऑयल, कैरोसिन, वाटर की या कोल टार की, तो ये सभी आपके पुअर कंडक्टर्स होते हैं। क्लियर है? ये किसकी बात की जा रही है? लिक्विड्स की बात की जा रही है, क्योंकि हमें ये पता है कि मेटल्स जो है वो तो गुड कंडक्टर्स होते हैं और बाकी प्लास्टिक, वुड्स ये इंसुलेटर्स होते हैं। बट अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में हमें क्लियर होना चाहिए कि कौन से लिक्विड है भाई जो कि कंडक्टर्स हैं। तो लेमन जूस, विनेगर, एसिड सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशंस एंड सॉल्टी वाटर, ये सभी आपके गुड कंडक्टर्स होते हैं। और कोल टार, डिस्टिल्ड वाटर, हनी, वेजिटेबल ऑयल, कैरोसिन्स, दीज आर द पुअर कंडक्टर्स। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नाउ कंडक्टिंग लिक्विड्स आर ऑल्सो कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यही जो कंडक्टिंग लिक्विड्स होते हैं ना, इनको हम जब से लिक्विड लिक्विड बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो वर्ड है इसका मतलब समझ में आया? वो सभी लिक्विड्स जो कि कंडक्टिंग लिक्विड्स होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टिंग लिक्विड कॉजेस केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट इन लिक्विड से पास होता है तो उसमें क्या प्रोड्यूस होती हैं? केमिकल रिएक्शंस प्रोड्यूस होती हैं, जिसकी वजह से ही जो आपका कंडक्शन ऑफ करंट है वो प्रॉपर होता है। अंडर द कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन, कांस्टेंट temperature, pressure, etc., the current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference across the conductor. अगर नॉर्मल सारी कंडीशंस हैं, नॉर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर है, मतलब टेम्परेचर जो लिक्विड का है वो वेरी नहीं कर रहा है, प्रेशर जो उस पर लग रहा है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की वैल्यू भी कांस्टेंट है, अगर सारी चीज़ें कांस्टेंट है तो उस केस में जितना वोल्टेज आपने इस लिक्विड के अक्रॉस, इलेक्ट्रोलाइट्स के अक्रॉस अप्लाई किया हुआ है वो उतना ही करंट का कंडक्शन करेगा, मतलब कि V इज प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा। किस केस में? इस केस में।
अब ये जो V और प्रोपोर्शनल टू I क्या होता है, किसी भी केस में, चाहे वो मेटल का केस हो, चाहे इलेक्ट्रोलाइट्स का केस हो, वो आपके ओमिक कंडक्टर्स कहलाते हैं, तभी कहलाते हैं जब उसमें ये रिलेशन आए कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, मतलब कि जितना वोल्टेज आपने अप्लाई किया है, या फिर हम बात करें कि जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है उसके साथ साथ करंट भी अगर इंक्रीज करे, तो अगर इस चीज़ को कोई फॉलो कर रहा है तो वो ओमिक कंडक्टर्स है, एल्स वो नॉन ओमिक कंडक्टर है। अभी ओमिक वर्ड कहाँ से आ गया, तो ये आता है ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ क्या कहता है, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है वो उसके पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन क्या होना चाहिए, जितनी भी फिजिकल कंडीशंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, प्रेशर कांस्टेंट हो, तभी जाकर के क्या होता है, वे आई जो है वो वी के प्रोपोर्शनल होगा। वैसे सही तरीका जो है वो V इज प्रोपोर्शनल टू I, मतलब आपने किसी बुक में अगर आप पढ़ेंगे तो V इज प्रोपोर्शनल टू I भी रहेगा, क्योंकि आप जब वोल्टेज अप्लाई करते हो उसके बाद ही करंट प्रोड्यूस होता है। सो पोटेंशियल वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर। नाउ V इक्वल्स टू I जो हमारा रिलेशन है, अगर हम उसकी बात करें तो V इज प्रोपोर्शनल टू I करें अगर हम, और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाएं तो यहाँ से हमें कांस्टेंट मिलता है जिसका नाम है R, जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हो, जिसका नाम क्या है, रेजिस्टेंस है। क्लियर है। अब ये जो रेजिस्टेंस है, क्योंकि इसका इन्वेंशन जो है वो ओम्स ने किया, इसलिए इसको हम, इसकी यूनिट भी हम क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं, जिसे इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसके सिंबल को रिप्रेजेंट करने का कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है, बस एक सिंबल को हमें यूटिलाइज करना है, इसलिए हमने इस सिंबल को, ओम का जो सिंबल है, उसे रेजिस्टेंस के लिए यूज किया हुआ है। क्लियर है। अब अगर आप वोल्टेज और करंट के बीच में अगर आप एक ग्राफ मेंटेन करते हैं, क्लियर है, जैसे अगर मैं एक ग्राफ की बात करूं, यहाँ पर आपका V होगा और यहाँ पर अगर हम I लेते हैं। अब बच्चों का एक क्वेश्चन होता है कि हम हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन में ही V को और वर्टिकल लाइन में ही I को क्यों लेते हैं, तो इसका कारण होता है कॉस जो होता है ना आपका बच्चों, उसको आप हमेशा हॉरिजॉन्टली लेते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन में लेते हो, मतलब कि आपकी जो एक्स एक्सिस है उस पर लेते हो। वाई एक्सिस जो है ये आपके इफेक्ट को दर्शाती है। इफेक्ट का मतलब क्या है कि अगर मैंने किसी भी सर्किट में वोल्टेज अप्लाई किया है तो उससे करंट प्रोड्यूस होता है ना, ऐसा बिना वोल्टेज के क्या करंट प्रोड्यूस होता है, बिना स्विच ऑन के क्या आपको फैन को करंट मिलेगा, वो घूमने लगेगा, नहीं। तो वोल्टेज क्या है, कॉज है, और करंट क्या है, उसका इफेक्ट है। क्लियर है। अब वोल्टेज की वैल्यू आप बढ़ाओगे तो करंट की वैल्यू इंक्रीज होती है। क्लियर है। अब देखिए इस तरह से एक आपको ग्राफ मिलता है, और ये जो ग्राफ है ना, ये जो स्लोप है ना, ये ही आपको किसकी वैल्यू देता है, ये आपको वैल्यू देता है रेजिस्टेंस की। ये किसका एक्चुअल में स्लोप होता है, तो ये रेजिस्टेंस का स्लोप होता है। ठीक है। तो 1 ओम इक्वल्स टू, इस तरह से क्या निकलेगा, अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, मान लीजिए ये है आपका 1 और ये आपका 2 है, तो इस हिसाब से आपको क्या वैल्यू मिलेगी। ठीक है। तो इस हिसाब से 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर अगर मैं करूँ, V इक्वल्स टू I करूँ, तो मुझे इससे 1 ओम का करंट मिलता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन या एक सवाल किया जाए कि VI ग्राफ जो होता है ओम्स लॉ में, उसका स्लोप ये क्या कहलाता है बच्चों, स्लोप कहलाता है। तो उसका स्लोप किसकी वैल्यू बताता है, तो इसका जो स्लोप है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू बताता है। ठीक है ना। तो ओम्स लॉ में ना यहीं तक आपको चीज़ें पढ़नी थी। तो आपको ओम्स लॉ में क्या क्या बताना होगा बच्चों, एक बार मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले तो आपको स्टेटमेंट लिखना होगा कि अगर सारी फिजिकल क्वांटिटीज़, अगर सारा फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, तब अगर हम किसी भी सर्किट में जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो उसमें प्रोड्यूस होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये स्टेटमेंट लिखने के बाद आपको ये चीज़ लिखनी होगी, V इज प्रोपोर्शनल टू I। आपको इसके बाद बताना पड़ेगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो हमें रेजिस्टेंस मिलता है, दैट इज V इक्वल्स टू IR, जहाँ पर R जो है वो रेजिस्टेंस है जिसकी यूनिट होती है ओम। उसके बाद आपको क्या बनाना होगा, उसके बाद आपको कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व बनाना होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि जो किसी चीज़ के कैरेक्टर को बताए कि वो कोई कैसा है। ठीक है। जिसको आप VI ग्राफ भी लिख सकते हैं या फिर VI कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ भी कह सकते हैं। ठीक है। कुछ भी आप लिख दीजिए। तो नेक्स्ट आपको यही हेडिंग डालना है, उसके बाद आपको ये ड्रॉ कर देना है। क्लियर है ओम्स लॉ में। अब देन उसके बाद आते हैं ओमिक रेजिस्टेंसेस के बारे में। तो ओमिक रेजिस्टेंस क्या होते हैं, जो कि आपका ओम्स लॉ का को फॉलो करते हैं, है ना। वो सारे रजिस्टर्स क्या होते हैं, ओमिक रजिस्टर्स होते हैं। तो कंडक्टर विच फॉलो द ओम्स लॉ ऑफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर आर कॉल्ड द ओमिक रजिस्टर्स। कॉल्ड मेटालिक कंडक्टर्स जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर एटसेट्रा।
कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद कॉपर इलेक्ट्रोड्स एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, देखिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी क्या है, ये भी आपके कंडक्टर्स हैं बिकॉज दे फॉलो द ओम्स लॉ। नाउ नेक्स्ट इज नॉन ओमिक कंडक्टर। तो अब नॉन ओमिक कंडक्टर्स क्या होंगे, जैसे कि अगर हम बात करें जितने भी आपके एलईडी होते हैं या फिर सेमी कंडक्टर डिवाइसेस होते हैं, दे ऑल आर नॉन ओमिक कंडक्टर्स बिकॉज दे डू नॉट फॉलो द ओम्स लॉ। बिकॉज ओम्स लॉ क्या कहता है कि जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज होगा वैसे वैसे करंट इंक्रीज होगा। बट देखिए इनिशियली वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है बट करंट की वैल्यू 0 है। तो ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ सारे सेमी कंडक्टर्स का है, जैसे कि एलईडी, सोलर सेल, जंक्शन डायोड, ट्रांजिस्टर, है ना, बल्ब का जो फिलामेंट है अगर आप उसका वीआई ग्राफ बनाएंगे तो वो भी आपको इस तरह से मिलेगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज द कॉज ऑफ करंट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, विच इज मेजर्ड इन वोल्टेज इज द कॉज ऑफ करंट। मतलब कि वोल्टेज जो है ये आपका करंट का कॉज है और इफेक्ट क्या है आपका, करंट इसका इफेक्ट है। क्लियर है, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे ना जो मैं वर्ड बोल रही हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इन सारी ही चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, so in conductors the flow of electron constitute the current in a current carrying flow of the positive terminal of the battery to the negative terminal, but the electrons travel from negative to the positive terminal. The negative terminal of the battery is said to be at a lower potential and the positive terminal is a higher potential. अब इसका क्या मतलब है मैम, तो चलिए इसको भी एक बार समझा देते हैं। बेसिकली हेडिंग यहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी, इसको मैं आपको समझाती हूँ। अब बात की जाए, एक इस तरह से मेरे पास सर्किट डायग्राम है। क्लियर है, इस सर्किट डायग्राम में आपको क्या दिया हुआ है, एक बैटरी का पॉजिटिव पॉइंट दिया हुआ है, एक नेगेटिव पॉइंट दिया हुआ है। 7वीं कक्षा में क्लास 7th में आपने ये पढ़ा हुआ है कि जो बड़ा टर्मिनल, जो लंबा टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव है और जो एक छोटा है उसे हम नेगेटिव टर्मिनल रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, तो in a circuit current flows from positive to the of the battery to the negative terminal। करंट की डायरेक्शन होती है कहाँ से कहाँ, पॉजिटिव से नेगेटिव, है ना। अब अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉन के फ्लो की, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। किस तरफ होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी इज सेड टू बी द लोअर पोटेंशियल, है ना। क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल क्या कहलाता है, लोअर पोटेंशियल कहलाता है, और जो पॉजिटिव टर्मिनल उसे अपन हायर पोटेंशियल कहते हैं। क्लियर है, क्या कहा जाता है इसे लोअर पोटेंशियल कहा जाता है, एंड दिस वन इज हायर पोटेंशियल। क्लियर है, when a battery is not connected to any circuit, the potential difference across the terminal of the battery is equal to EMF of the battery, that is electromotive force। तो मतलब कि सिंपल सी बात है, अगर रजिस्टर्स में कुछ भी आपकी सर्किट में अगर कोई भी चीज़ कनेक्टेड नहीं है तो उस दौरान आपके बैटरी का पोटेंशियल कितना होता है, जितना EMF उसका होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जितना भी बैटरी का है उतना ही पोटेंशियल उस टाइम पर होता है। क्लियर है, अब बारी आती है रेजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन की। ठीक है, यहाँ से हम किसकी बात करेंगे, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो देखिए अभी तक आपने कितना कितना बुक के हिसाब से पढ़ लिया कि आपको पोटेंशियल के बारे में देखना था, ओम्स लॉ के बारे में देखना था, उसके वीआई ग्राफ के बारे में, ओमिक रेजिस्टर्स और नॉन ओमिक रेजिस्टर्स के बारे में हमें समझना था। अब बारी आ जाती है किसकी, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस की। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स का होता है। 3 बेसिक इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स होते हैं, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर और इंडक्टर्स। कैपेसिटर और इंडक्टर अभी हमें 10th की क्लास में नहीं पढ़ना है, हम रेजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो रेजिस्टर्स है ना, ये या तो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं या पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। सीरीज कनेक्शन कैसे बोलोगे आप, अगर ये इस तरह से कनेक्टेड है, ठीक है, कि उनका वन एंड एक दूसरे से कनेक्टेड हो तो ये सभी सीरीज में कहलाएंगे। तो अगर किसी सर्किट में इस तरह से 3 रेजिस्टर्स लगाए हैं और अगर मैं आपसे बोलूँ कि टोटल रेजिस्टेंस निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे, तो टोटल रेजिस्टेंस बोल सकते हो या फिर आप इसे इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं या फिर आप इसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो जो भी बोला जाए बस आपको क्या करना है, इसे प्लस कर दो, R1 + R2 + R3। तो किसी सर्किट में अगर आपका 1 2 3, ठीक है, 1 ओम 2 ओम 3 ओम इस तरह से 3 रजिस्टर्स पैरेलली कनेक्टेड है, तो आप कैसे निकालोगे, 1 + 2 + 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 ओम्स। क्लियर है, सिंपल आपको ऐड कर देना है।
अब ये अलग अलग नाम देख करके कंफ्यूज मत हो जाना, इनमें से कोई भी नाम आप इसका लिख सकते हो, सब एक ही चीज़ है। क्लियर है? अब ये तो रजिस्टर्स इन सीरीज हो गए। अब वही अगर रजिस्टर्स पैरेलली कनेक्टेड हो, पैरेलल कनेक्शन का क्या मतलब होता है कि मतलब दोनों एंड किसी किसी कॉमन पॉइंट से, अब जैसे यहाँ पर एक लाइन है, इन सबका एक एक एंड इस लाइन से कनेक्टेड है, ए लाइन से, और दूसरा पॉइंट कहाँ से कनेक्टेड है, बी लाइन से, तो मतलब ये सब कैसे हैं, पैरेलल हैं। अब मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, सबकी यूनिट ओम में ही है, मैं अभी लिख नहीं रही हूँ। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसका टोटल रेजिस्टेंस निकाल करके बताइए, तो टोटल रेजिस्टेंस को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 सीरीज में करते हैं, और 1/R इक्वल्स टू क्या, 1/R इफेक्टिव या R टोटल, कुछ भी लिख दीजिए, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, है ना। ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, पैरेलल। और अगर पैरेलली रेजिस्टर्स कनेक्टेड है और उसका आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो कितना हो जाता है ये, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करोगे तब आपको ये वैल्यू मिलेगी। तो क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 6, तो 6 प्लस 3 प्लस 2, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 11/6, 1/R इफेक्टिव की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? जिसको आप क्या लिख सकते हो, R इफेक्टिव इक्वल्स टू या R टोटल इक्वल्स टू 6/11। ये कितना हो जाएगा, आपका टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो बस यही होता है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसको आपको याद रखना है। अब बारी आती है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की। अब आपने देखा होगा कि कोई भी डिवाइस जो है आपका, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब की ही आप बात करें, अगर आप उसे कुछ एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन तक चलाते हैं, थोड़ी सी देर के लिए आपने चलाया तो वो कम गर्म होता है। आपने दिन भर चलाया तो आप उसे, अगर आप जो आपका बल्ब है, जो एलईडी नहीं होता, जो नॉर्मल बल्ब आप यूज़ करते हैं येलो कलर का, अगर आप उसे टच करेंगे तो वो बेहद ज़्यादा गर्म हो जाता है। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है कि हीट जो है, मतलब सबसे पहली बात कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका जो कंजम्पशन है वो हीट के फॉर्म में भी हो रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है हीट एनर्जी में, जो कि हम बल्ब पे महसूस कर सकते हैं। अब कितना हो रहा है, तो जितना ज़्यादा टाइम तक होगा उतना ज़्यादा हीट जो है वो प्रोड्यूस होती जाएगी। क्लियर है? दूसरी चीज़, अगर आप किसी एलिमेंट में करंट देते हो, कम करंट देते हो तो वो कम गर्म होता है, लेकिन ज़्यादा करंट देते हो तो वो ज़्यादा गर्म होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, है ना। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना उस रेजिस्टेंस पर दुगना करंट जाएगा, तो उतना ज़्यादा हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है। मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि किसी भी डिवाइस में अगर हीट प्रोड्यूस हो रही है तो उनके कारण क्या है, पहली चीज़, H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I²। अगर करंट बह रहा है, ठीक है, तो उस हिसाब से कितना करंट आपका जाएगा, ये I है, ये 1 लिखा हुआ है, I² है, ठीक है। तो अगर करंट की वैल्यू को डबल कर दी जाए तो हीट उतनी प्रोड्यूस होती है, कितनी, H इज़ प्रोपोर्शनल टू I²। H इज़ ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू T। जितने देर तक कि आप डिवाइस को चालू रखोगे उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। एंड H इज़ डायरेक्ट I²R, है ना। तो रेजिस्टेंस पर भी ये डिपेंड करती है, ऑब्वियस सी बात है। जितने भी आपके हीटिंग डिवाइसेस होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक रॉड हो, गीज़र हो, या फिर आयरन हो, इलेक्ट्रिक आयरन का जो आप यूज़ करते हैं, इन सभी में क्या होता है, ऐसा मटेरियल यूज़ किया जाता है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्लियर है? ज़्यादा आपका रेजिस्टेंस होगा तो उतना ज़्यादा क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, उतना करंट जाएगा और उतनी ही हीट प्रोड्यूस होगी। क्लियर है? तो H जो है वो किसके बराबर होता है, तो I²R इंटू T जो है ये H के बराबर होता है। या फिर आप इसको, अगर मैं यहाँ पर V इक्वल्स टू, क्योंकि IR होता है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, V इंटू I इंटू T, ठीक है, ये भी हो सकता है। और अगर बात की जाए तो H इक्वल्स टू V इंटू I क्या होता है, आपका पावर होती है, तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, P इंटू T भी होती है, ठीक है। और P इंटू T के मामले में हम इसको एनर्जी कहेंगे, क्योंकि हीट क्या है, इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ये हो जाएगा E इंटू P इंटू T। तो एक फॉर्मूले से कई फॉर्मूले निकल गए, ये बात आप थोड़ी सी याद रखिए। तो हीटिंग क्या होती है, तो किसी भी डिवाइस में प्रोड्यूस होने वाली हीट जो है वो उसकी रेजिस्टेंस पर, उसके करंट के डबल अगर कर दिया जाए, उसके करंट के स्क्वायर पर और टाइम के प्रोपोर्शनल होती है, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। इन जूल्स ऑफ हीटिंग से हमें कितने सारे फॉर्मूलेज मिले, तो ये आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग समझ गए।
अब आता है एप्लीकेशंस। तो हीटिंग का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है? इलेक्ट्रिक आयरन में है, टोस्टर में है, फ्यूज्ड वायर में है, बल्ब में है। अब फ्यूज वायर क्या होता है ना, अब यहाँ से हम इसके एप्लीकेशंस तो समझ गए, लेकिन वहीं हमारे पास फ्यूज भी आ गया। तो सबसे पहले वर्ड होता है कि फ्यूज। फ्यूज का क्या काम है? तो फ्यूज क्या है? ये एक तरीके का प्रोटेक्शन डिवाइस है। क्या डिवाइस है ये? प्रोटेक्शन डिवाइस है, जो कि ओवर करंट से, ठीक है, ओवर करंट, ठीक है, ओवरलोडिंग, है ना, ओवर करंट, ओवरलोडिंग, ओवर वोल्टेज, इन सब से आपके सर्किट को बचाता है, ठीक है। तो फ्यूज क्या होता है? एक प्रोटेक्टिंग डिवाइस होता है, एक प्रोटेक्शन डिवाइस होता है, जो कि हम हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में लगाते हैं, ताकि अगर मान लीजिए अचानक से शॉर्ट सर्किट हो गया या फिर आपका ओवर करंट हो गया, ओवरलोडिंग हो गई, तो इस कंडीशन में क्या होता है? एक्सेस करंट जो हमारे सर्किट में आ जाता है, वो एक्सेस करंट क्या करेगा? आपकी सर्किट के जितने भी डिवाइसेज हैं उनको बर्न कर सकता है। तो उससे बचाने के लिए आप क्या करते हो? आप फ्यूज़ का यूज़ करते हो। जैसे ही फ्यूज़ लगाएंगे तो क्या होगा? फ्यूज़ के अंदर क्या होता है? फ्यूज़ में लगा होता है फ्यूज़ वायर। क्या लगा होता है इसमें? फ्यूज़ वायर। अब ये जो फ्यूज़ वायर है ना, उसकी कहानी समझिए। फ्यूज़ वायर जो है उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है बच्चों? लो मेल्टिंग पॉइंट। मतलब कि लो मेल्टिंग पॉइंट वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, उनको जैसे ही आप हीटअप करोगे, अगर जहाँ हीट बढ़ी है ना, हीट कब बढ़ेगी? और रूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है कि H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर। हीट कब बढ़ेगी? जब करंट दुगना हो जाएगा। जैसे ही करंट बढ़ा, हीट बढ़ जाएगी, और जैसे ही हीट बढ़ेगी, तो अगर हीट बढ़ रही तो क्या मतलब है कि करंट बढ़ रहा है। अगर वही बढ़ा हुआ करंट आपके घर में पहुंच गया, मान लीजिए फ्रिज तक पहुंच गया, फ्रिज से जितना करंट फ्रिज को चाहिए था, फॉर एग्जांपल उसको 5 एम्पियर करंट चाहिए था फ्रिज को, लेकिन कितना मिल रहा है? 10 या 8 एम्पियर करंट मिलने लग जाएगा, तो क्या होगा? फ्रिज तो जल जाएगा। वहीं अब फ्रिज के बीच में और करंट के रास्ते के बीच में आपने फ्यूज़ लगा दिया। फ्यूज़ में क्या होता है? लो मेल्टिंग वायर होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट वायर, मतलब कि जो थोड़ी हीट बढ़ी और वो मेल्ट हो जाएगा। तो मेल्ट हुआ तो फ्यूज़ ने क्या किया? वो जल जाएगा। फ्यूज़ जो है वो, उसका वायर जैसे ही जला तो उसने आपके फ्रिज के बीच में और जो ओवर करंट आ रहा है उसके बीच के रास्ते को तोड़ दिया। तो क्या हुआ? आपका जो भयानक सा करंट आपके फ्रिज तक जा रहा था वो नहीं जाएगा, और आपका जो डिवाइस है, जो आपके घर के इक्विपमेंट्स हैं, वो बच जाएंगे, है ना। तो भाई फ्यूज के अंदर होता है फ्यूज्ड वायर, जिसका होता है लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के साथ में ये फ्यूज कैसा कनेक्टेड होता है? ये सीरीज में कनेक्टेड होता है। क्लियर है? अब इसके बाद आती है इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर का क्या मतलब होता है? पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी और सिंप्लीफाई द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर क्या है? पावर को हम क्या बोलते हैं? पावर की अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी, कि कितने रेट पर आप एनर्जी का कंजम्पशन कर रहे हो, या फिर रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये आपकी पावर कहलाती है। तो अगर हम इसको देखें तो P इक्वल्स टू क्या होता है? V इंटू आई होता है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर V की जगह आई आर लिख दूंगी तो आई स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं, और अगर मैं I की जगह V बाय आर लिख दूंगी तो V इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय आर भी हो सकता है। तो ये क्या होती है? आपकी इलेक्ट्रिकल पावर होती है, ठीक है। तो यही जो है आपका पूरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपको इन डिटेल सारी की सारी चीज़ें पढ़नी थी। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। इसके अलावा अर्थ वायर, न्यूट्रल वायर के बारे में हमें पढ़ना होता है, और मेन लाइन के बारे में। तो हमारे यहाँ पे 3 लाइंस होती हैं, एक होता है लाइव वायर, एक होता है न्यूट्रल वायर, और एक होता है अर्थ वायर। अर्थिंग क्यों की जाती है? ताकि जो एक्सेस करंट आ रहा है, ठीक है, वो डायरेक्ट आपकी अर्थ में चले जाए। कंप्लीट सर्किट अगर होगा तो अर्थ में वो सारी चीज़ें चली जाए। न्यूट्रल वायर आपकी जो लाइव वायर है उसके सर्किट को कंप्लीट करने के लिए न्यूट्रल वायर जो है वो लगाया जाता है। हमारे घरों में कितनी सप्लाई आती है? 220 वोल्ट जो है हमारे यहाँ सप्लाई आता है। दैट मीन्स कि वोल्टेज का वैल्यू क्या होती है? 220 वोल्ट, ठीक है। हमारे घर में सारे कनेक्शंस कैसे होते हैं? पैरेलल में होते हैं, क्योंकि वोल्टेज तो आपका कांस्टेंट रहेगा, लेकिन सारे डिवाइसेस जो है वो पैरेलल में होंगे। क्यों होंगे पैरेलल में? क्योंकि जितना भी करंट है सबका अलग अलग है, वोल्टेज उतना ही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट हर एक इक्विपमेंट का, हर एक डिवाइस का अलग अलग करंट का रेटिंग होता है। आपके मोबाइल का अलग होता है, आपके मिक्सर ग्राइंडर का अलग है, आपके एसी का तो खैर अलग ही सिस्टम होता है, लेकिन बाकी कूलर और इन सब की बात की जाए तो सबको अलग अलग करंट रेटिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो सबके अपने अपने करंट रेटिंग के हिसाब से इस पोटेंशियल का यूज़ करते हैं और अपना अपना करंट सब लोग बनाते हैं, क्योंकि हमने ओम्स लॉ पढ़ा है कि V
इज प्रोपोर्शनल टू I, जितना वोल्टेज उतना हिसाब से करंट जो है वो प्रोड्यूस हो सकता है। पैरेलल में क्यों लगाते हैं? क्योंकि पैरेलल में करंट अलग अलग होता है, वोल्टेज सेम होता है, ये हमने अभी सीखा है। क्लियर है? अब देखिए पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट होती है। किलो वॉट आर की बात करें तो ये एनर्जी की यूनिट हो जाएगी, तो 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 किलो वॉट आर। एक यूनिट की बात करें तो वो कितनी होती है? 1 यूनिट बिजली जो है खपत की। ऐसा अपन बोलते हैं ना कि कितना यूनिट आपका बिल, कितना यूनिट कंजम्पशन हुआ, तो बोलते हैं 2 यूनिट हुआ है, 3 यूनिट हुआ है। तो ये यूनिट वर्ड का मतलब क्या होता है? तो 1 यूनिट का मतलब क्या होता है? 1 किलो वॉट आर, है ना, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, 1 वॉट इक्वल्स टू क्या होगा? V इंटू ए। कैसे निकाला? क्योंकि हमें पता है P इक्वल्स टू होता है V इंटू आई। तो V अगर 1 वॉट निकालना है तो 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर कर दो। क्लियर है? ठीक है, 1 यूनिट का क्या मतलब होता है? 1 किलो वॉट आर, जो कि कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। अब देखिए सबसे पहले मैग्नेट के बारे में आपको देखना था। तो मैग्नेट एक नेचुरली भी अवेलेबल होती है, मैन मेड भी होती है। क्लियर है? बार मैग्नेट्स जो है वो आपके नेचुरल मैग्नेट्स होते हैं। ठीक है, और इसका जो हिस्ट्री है ये आपने अपने क्लास 7th में पढ़ा हुआ था। तो यहाँ पे जब क्लास 10th में आप मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ते हैं, क्लियर है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पढ़ना होती है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या है? तो कुछ इनविजिबल लाइन्स जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन से निकल के साउथ डायरेक्शन की तरफ जाती है, जो कि कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आपको और क्या रखना है कि ये हमेशा एक क्लोज्ड लूप बनाती हैं। क्लियर है? तो यही सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं या फिर ये सारी जो चीज़ें हैं जो कि आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ते हैं, वो क्या होती है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो चलिए पॉइंट बाय पॉइंट एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एट द साउथ पोल। ठीक है, तो बेसिकली लाइन कहाँ से शुरू होती हैं? तो नॉर्थ पोल से निकलती हैं और किस तरफ जाती हैं? साउथ पोल की तरफ जाती है। दे आर क्लोज्ड कंटिन्यूस लाइन, वो क्लोज्ड रहती हैं, जो कंटिन्यूसली चलती रहती हैं। ठीक है, ये सब क्या होती हैं? क्लोज्ड कंटिन्यूस लाइन होती है। मतलब क्लोज्ड का मतलब क्या होता है? इस तरह से एक लूप ये क्रिएट करती हैं। ठीक है, इस तरह से एक क्लोज्ड लाइन जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ आपको दिखाई देता रहेगा। यहाँ पर देखोगे इस तरह डायरेक्शन में, यहाँ पे इस डायरेक्शन में। क्लियर है? डेंसिटी ऑफ द लाइन इंक्रीजेस नियर द पोल्स एंड डिक्रीजेस अवे फ्रॉम द पोल्स। ये जो डेंसिटी है लाइन्स की वो ज़्यादा, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है पोल से निकल रही है और पोल पर जाकर ही एंड हो रहा है इनका, तो इसका मतलब डेंसिटी कहाँ होगी? डेंसिटी का मतलब सबसे ज़्यादा घनत्व, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस कहाँ पर होंगी? तो पोल के पास में ही होंगी। ये देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा डेंस है। क्लियर है? तो द डेंसिटी ऑफ द लाइन इंक्रीजेस नियर द पोल्स एंड डिक्रीजेस अवे फ्रॉम द पोल। और जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे पोल्स के, इनकी जो डेंसिटी है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि एक लूप इन्हें बनाना है। ठीक है, तो इस लूप को बनाने के लिए वो थोड़ी धीरे दूर होती जाती हैं। लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर। क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कभी एक दूसरे को क्रॉस करेंगी? नो, दे नेवर क्रॉस ईच अदर। नेक्स्ट इज लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। जो लाइक पोल्स होते हैं, लाइक पोल्स का मतलब नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ, दे रिपेल। रिपेल का मतलब क्या होते हैं? दूर होना। ठीक है, तो अगर साउथ और साउथ को आप पास में ले जाएंगे तो रिपेल करेंगे। एंड व्हाट इज द रीजन ऑफ रिपल्शन? तो रीजन यही है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ये कहाँ से आ रही हैं? नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही हैं। ठीक है, साउथ की तरफ की डायरेक्शन है ये। ठीक है, तो फोर्स किस साइड लग रहा है? अंदर की तरफ। अब ऐसा फोर्स लग रहा है, दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो मतलब एक दूसरे को क्या करेंगी? दूर हटाएंगी। वहीं जो लाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्यों अट्रैक्ट करते हैं? क्योंकि जो लाइंस हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ अगर आती हैं तो इनका जो डायरेक्शन है वो कहीं ना कहीं कैसा हो जाता है? सेम हो जाता है। देखिए जैसे कि यहाँ से नॉर्थ से अगर लाइन निकल रही है और यहाँ पर भी कहाँ से आ रही है? नॉर्थ पर आ रही है, तो डायरेक्शन दोनों का सेम है। तो लाइंस का क्या होगा फिर? ये दोनों एक दूसरे को आपस में क्या करेंगी? आपस में अट्रैक्शन लगाएंगी, आपस में ये पास आने की कोशिश करेंगी। सो दैट इज द रीजन कि जो लाइक पोल्स हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। द रीजन वेयर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड हैज रिलेटिवली ग्रेटर स्ट्रेंथ। अब जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा होती हैं, ठीक है, उस रीजन पर
इस रीजन के कंपैरिजन में जो स्ट्रेंथ होगी वो ज़्यादा होगी। स्ट्रेंथ को ज़्यादा कैसे महसूस करेंगे, आपने देखा होगा मैग्नेट के जितने पास आप आयरन के पीस को लाते हो वो उतनी जल्दी उसे अट्रैक्ट कर लेता है। वहीं अगर आयरन का पीस थोड़ा दूर रखा हुआ है तो थोड़ा बहुत उसमें डिफ्लेक्शन होगा, और बहुत दूर रख देंगे तो फिर उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो अट्रैक्शन पावर है वो वहाँ पर कम हो जाएगा। तो स्ट्रेंथ ज़्यादा कहाँ होती है, जब फील्ड लाइंस आपस में ज़्यादा पास पास हों। क्लियर है? द रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड, क्राउडेड मतलब कि बहुत सारी फील्ड लाइंस एक साथ होती हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक पोल ऑफ द अर्थ continuously change their position with time. That is, the magnetic north pole become the magnetic south pole and vice versa. अब देखिए मैग्नेटिक पोल जो है आपका वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। जो नॉर्थ पोल है वो मैग्नेटिक साउथ पोल हो जाता है, और जो साउथ पोल है वो नॉर्थ पोल हो जाता है। दिस फिनोमेना ऑफ फ्लिपिंग ऑफ पोल्स इज नोन एज द मैग्नेटिक रिवर्सल। ठीक है, क्योंकि ये पोल आपका चेंज होता जा रहा है, ठीक है, रोटेशन के कारण, ठीक, तो इसे आप क्या कहते हो, मैग्नेटिक रिवर्सल कहते हो। ठीक है, ऑल्दो अभी 10th क्लास में मैग्नेटिक रिवर्सल सिर्फ आपको एक वर्ड ही है, तो फ्लिपिंग ऑफ पोल्स ऑफ अ अर्थ इज नोन एज द मैग्नेटिक रिवर्सल। ये पॉइंट याद रखना है, इसको डिटेल में आप थोड़ा हायर सेक्शन में पढ़ेंगे। Now, the angle of the horizontal plane between the geographic north and the magnetic north is known as the magnetic declination. अब magnetic declination क्या होता है? The angle of the horizontal plane between the geographic north के बीच में एंड द मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में दो मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन है। ठीक है, जो मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन होता है मतलब जो एक एंगल क्रिएट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन कहते हैं। अब डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास, अब इसके बाद आपको देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में हमने जान लिया। अब इसके बाद हमने थोड़ा सा जोग्राफिक नॉर्थ और इसके बारे में पढ़ लिया। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जो हमारा जोग्राफिक नॉर्थ है, मतलब कि हमारा अर्थ पे जो नॉर्थ शो होता है वो हमारा अर्थ का क्या है, वो एक्चुअल में साउथ पोल है, और जो जोग्राफिक साउथ है वो एक्चुअल में क्या है, नॉर्थ पोल है। क्लियर है ना? चलिए, तो ये हमने लाइंस कवर कर ली। अब हमें बार बार इस चैप्टर में कंपास का यूज जगह जगह पर करना है। ठीक है, डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास, तो कंपास क्या होता है, जिसमें एक मैग्नेटिक निडल होती है जो कि आपको क्या बताती है, जो कि आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताती है। तो कैसे उसको देखेंगे, देखिए अगर आपका जो मैग्नेटिक फील्ड कंपास है वो किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ होगी, ऊपर की तरफ है। ठीक है, अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। ठीक है, देखिए इस तरह से आपके डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ है, ऊपर की तरफ। तो डायरेक्शन ऑफ आपका जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट ये कर रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ है, आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही हैं। तो एक तरीका तो ये है, बाकी हम आपको एक राइट हैंड थंब रूल बताएंगे। अब डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास कैसे होता है, तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन होने का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी जा रही हैं, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ जा रही हैं, है ना, यहाँ से यहाँ की तरफ जा रही हैं। क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है, इधर से इधर है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये कैसे हमने निकाला, तो इसको निकालने के लिए हमने थंब रूल का भी यूज़ किया, ये आगे हम देखेंगे। फिलहाल आपको याद रखना है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंपास का निडल होता है तो डायरेक्शन ऑफ करंट एंटी क्लॉकवाइज है, और जिस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो रिप्रेजेंट करती है वो किसकी डायरेक्शन होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की होती है। अब एक और टॉपिक आपके इस चैप्टर में है जो कि है सोलेनाइड। तो सोलेनाइड क्या होता है, इस तरीके की सिलेंड्रिकल कॉइल होती है जिसमें कि मैनी नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। ठीक है, सिलेंड्रिकल कॉइल हैविंग मैनी टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड वायर wrapped क्लोजली। अब इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे इंसुलेटेड वायर्स होते हैं इन सिलेंड्रिकल कॉइल्स के अंदर, तो इसे ही आप क्या कहते हैं, सोलेनाइड कहते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर में, मैग्नेटिक के चैप्टर में सोलेनाइड का क्या रूल है, तो बेसिकली जो सोलेनाइड है वो किसकी तरह बिहेव करता है, ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इसका एक एंड नॉर्थ पोल की तरह और एक एंड साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। दैट मीन्स कि जब इसमें से करंट फ्लो करता है तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से होती है कि एक तरफ आपका नॉर्थ होगा और दूसरी तरफ जो दूसरा एंड होता है वो साउथ पोल की तरह बिहेव करता है, क्योंकि हमने एक रूल पढ़ा हुआ है कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होती है, लेकिन डायरेक्शन मैग्नेट की तरह किस में होती है, सोलेनाइड में होती है। अब
इस सोलेनोइड से रिलेटेड कुछ और चीजें जो हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रिएट हो, जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, जिसे हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड produced by a current carrying solenoid is directly proportional to the number of turns in the solenoid। अब ये जो solenoid है, इसमें जितने number of turns होंगे उतनी ज्यादा क्या प्रोड्यूस होगी बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होगी। बेसिकली क्या होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, ये ऑल्दो आप आगे पढ़ेंगे, वो बराबर होता है N इंटू आई के, वेयर N क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स, एंड I इज करंट, ठीक है ना। तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे ना, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो होगी, क्योंकि एमएमएफ के बराबर मैग्नेटोमोटिव फोर्स का क्या होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स मतलब कि मैग्नेट का जो फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो स्ट्रेंथ है उसकी बात की जा रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसी एमएमएफ से बनती है, इसलिए बी जो है बेसिकली आपका जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतने ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज्यादा होती है। Also, magnetic field is directly proportional to the strength of the current in the solenoid। करंट जितना ज्यादा देंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। एंड देन इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द कोर मटेरियल। और दूसरी चीज, आपने किस तरीके का मटेरियल यूज किया है, आपने कॉपर का मटेरियल यूज किया है या आपने सिल्वर यूज किया है, इस मटेरियल पर भी आपका जो क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड करता है, उसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। तो म्यू इज द क्या होती है, परमेबिलिटी होती है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, बट फिलहाल हमें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि B इक्वल्स टू म्यू इंटू एन इंटू आई, वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, आई इज द करंट एंड म्यू इज द नेचर ऑफ द कोर मटेरियल, उसकी परमेबिलिटी को ये रिप्रेजेंट करता है, शो करता है। नाउ इसके बाद हमें पढ़ना है राइट हैंड थंब रूल, जो कि अभी हमने बताया आपको कि अगर एक कंपास है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन ऊपर है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन नीचे है। अगर इसका कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, या फिर ये हमें किस लॉ से मिला, क्लियर है, इस चीज़ को कैसे समझे। तो एक लॉ है राइट हैंड थंब रूल, जो कि फ्लेमिंग ने दिया था, जिसे मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड का थंब रूल क्या कहता है, ये आपका राइट हैंड है और इसका थंब है। अगर आपका थंब जो है, इसकी अगर इस तरह से आप थंब को रखते हैं और अगर ये डायरेक्शन, ये थंब का जो डायरेक्शन है ये आपके करंट की डायरेक्शन को पॉइंट करे, तो ये जो आपका फिंगर का डायरेक्शन है ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है, कैसी डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। अब देखिए, हमने वहां पर आपको बताया था कि अगर डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर आ रहा है, मतलब या फिर हम ये कहें कि अगर एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन बता रही है मैग्नेटिक फील्ड की आपके कंपास की निडल, तो इसका मतलब क्या है कि डायरेक्शन ऑफ करंट अपवर्ड है। तो इसको और कैसे चेक कर सकते हैं, तो राइट हैंड थंब रूल से आप चेक कर सकते हैं। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट अपवर्ड है, थंब के डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि अगर डायरेक्शन ऑफ करंट ये है और अगर मैं फिंगर की डायरेक्शन को बनाऊं तो एरो किस डायरेक्शन में जाएगा, जिस डायरेक्शन में फिंगर आपकी टर्न हो रही है। तो उसके अकॉर्डिंग ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, एंटी क्लॉकवाइज से, मतलब एक वायर में अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी क्रिएट होती है, एंटी क्लॉकवाइज क्रिएट हो जाती है उसके चारों तरफ। क्लियर है। सो इफ वन होल्ड्स अ करंट कैरिंग वायर इन द राइट हैंड such that the thumb is pointing in the direction of the current and the direction in which the other finger encircles the wire will give the direction of produced magnetic field lines around the wire। तो ये जो आपकी बाकी की फिंगर्स हैं वो किसकी डायरेक्शन बताती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की ये सभी डायरेक्शन इंडिकेट करती हैं। नाउ इसको हम कॉर्क स्क्रू रूल से भी समझ सकते हैं। अब कॉर्क स्क्रू रूल क्या कहता है, अब कॉर्क स्क्रू रूल में जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, ठीक है, वो कहाँ होती है, इसका जो नीचे जो पॉइंट साइज होता है, अगर आप इस तरह से स्क्रू को टाइट कर रहे हैं तो जो डायरेक्शन इसकी निब की है वो डायरेक्शन करंट की होगी, और जिस डायरेक्शन में आप स्क्रू को घुमा रहे हैं, ठीक है, अगर आप जिस डायरेक्शन में स्क्रू को अंदर की तरफ फिक्स कर रहे हैं, जहां पर भी आप जिस भी डायरेक्शन में स्क्रू को फिक्स करते हो, तो जिस डायरेक्शन में ये फिक्स हो रहा है वो डायरेक्शन क्या कहलाती है, मैग्नेटिक फील्ड्स की डायरेक्शन। और जो इसका पॉइंट है ये किसकी डायरेक्शन को शो करता है, करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इफ वन ड्राइव्स अ कॉर्क स्क्रू इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट मान लीजिए किसी वायर में
इस तरफ है, ठीक है। तो हम नीचे हैं, मतलब कि आप स्क्रू को किस तरफ घुमा रहे हो, नीचे फिक्स करने के लिए घुमा रहे हो, तो आप उसको फिक्स करने के लिए जिस भी डायरेक्शन में घुमाओगे तो वो डायरेक्शन किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की होगी। देन द डायरेक्शन इन विच द हैंडल इज टर्न, हैंडल मतलब कि इसका ये वाला पोर्शन, तो जिस भी डायरेक्शन में ये जो आपका हैंडल है वो टर्न होता है तो द इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो वो किसकी डायरेक्शन है, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। द magnitude of the field lines produced by the circular loop at its center is directly proportional to the amount of current inversely proportional to the radius of the loop. अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, the magnitude of the field lines produced by a circular loop। अब जो भी सर्कुलर लूप जो है उसकी मैग्नेटिक फील्ड की अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड लाइन प्रोड्यूस्ड बाय द सर्कुलर लूप at its center is directly proportional to the amount of current inversely proportional to the radius of the loop। ठीक है, वो किस पे के प्रोपोर्शनल होगा, उसका मतलब ये है कि अगर मैग्नीट्यूड निकालना है आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का तो वो किस मतलब उसकी स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करेगी। तो आपने अभी पढ़ा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है, करंट पर, और उसका जो लूप वो बना रहा है, मतलब ये जो लूप यहाँ पर क्रिएट हो रहा है इसकी रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड B इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड का जो लूप है उसके। क्लियर है, चलिए। Now, if next is the Fleming left hand rule। अब इसमें आपको then क्या पढ़ना था, Fleming left hand rule। अब left hand rule क्या कहता है, अगर मैं अपने लेफ्ट हैंड की थंब को, फोर फिंगर को और मिडिल फिंगर को कुछ इस तरह से स्ट्रेच करूँ, ये देखिए मैंने कैसे स्ट्रेच किया हुआ कि ये तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो, थंब और फोर फिंगर परपेंडिकुलर है, फोर फिंगर और ये भी परपेंडिकुलर है, और अगर इन दोनों को देखूंगी तो ये भी परपेंडिकुलर हैं। तो अगर ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, forefinger represents the direction of magnetic field lines and the direction of current will be represented by the middle finger। clear है। so this is the rule of Fleming's left hand rule। by the use of this अगर हमें कोई भी दो चीज पता है तो हम थर्ड चीज की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ इन एनी केस अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, ठीक है, आपको किसकी डायरेक्शन पता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पता है, एंड अगर यहाँ कोई कंडक्टर है और उसकी डायरेक्शन पता है, तो इस केस में ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये कंडक्टर की डायरेक्शन है, मतलब करंट की डायरेक्शन है। तो थंब मेरा किस तरफ है, इनवर्ड्स है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब फोर्स कहाँ है, इनवर्ड्स डायरेक्शन में करंट लग रहा है। क्लियर है। अगर मान लीजिए कि करंट की डायरेक्शन आपकी नीचे होती, ठीक है, करंट की डायरेक्शन कहाँ होती, नीचे, तो आपका फोर्स कहाँ आ रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में आता है। क्लियर है। तो इनवर्ड आएगा मतलब कि अब आपका जो ये किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। आउटवर्ड आएगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो इस तरह से हम किसकी डायरेक्शंस निकाल सकते हैं, फोर्स की, मैग्नेटिक फील्ड की और करंट की। तो ये क्या है, आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। हमने कौन कौन से रूल पढ़े हैं, राइट हैंड थंब रूल पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट कौन सा पढ़ा है, कॉर्क स्क्रू रूल पढ़ा हमने। देन उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। क्लियर है। चलिए, अब फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को, मिडिल फिंगर करंट को और थंब आपका फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो बस यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इन्हीं के इर्द गिर्द आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, कमेंट करके हमें बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। हमारे चैनल स्टेप अप एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको जेई, नीट, सीयूईटी, क्लैट इन सब का ऑनलाइन वीडियो के प्रिपरेशन के सारे वीडियोस अवेलेबल है। प्लस साथ ही साथ एग्जाम प्रिपरेशन के लिए सैम्पल पेपर हो, माइंड मैप हो, ये सारी चीज़ें भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बस स्टेप अप एकेडमी की वेबसाइट दैट इज stepupacademy.ind.in को जाकर ज़रूर विजिट करें। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।